नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। पिछले हफ्ते चर्चा में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं और दिवाली की छुट्टियां भी चल रही थी, तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, पर शार्दुल ने उसको आप तक चर्चा को पहुंचाने में कसर नहीं रखी। तो चर्चा में इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं देश में विदेश में। उन पर हम बातचीत करेंगे। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ स्टूडियो में भी और ऑनलाइन भी, मैं उन लोगों से आपका परिचय करवा देता हूँ। जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है चर्चा में आपका, हर्षवर्धन जी। जी नमस्कार। और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे दो साथी जिनको आप लोग जानते हैं, बार बार आपने उनको सुना है। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता शर्मा। स्मिता, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत शुक्रिया, और आपके सभी सुनने वालों को बिलेटेड दिवाली ग्रीटिंग्स। और साथ में हमारे कॉलमनिस्ट स्तंभकार हैं आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। तो ये त्योहारों का मौसम अभी बस, मैं ये नहीं कहूँगा बीता है क्योंकि ये तो चलता रहेगा अभी दिवाली होली तक इसी तरह से। इसके बाद क्रिसमस के बाद शिवरात्रि और होली, ये सब अब तो शुरू ही हुआ है। तो आप सब लोगों को कैसा रहा दिवाली का माहौल? आप दिल्ली में थे, हवा गंदी हो गई, बहुत सारी चीज़ों से दिल्ली वाले जूझते रहते हैं। त्यौहार के साथ एक दूसरे तरह का संकट भी आता रहता है, तो खुशियों में उस तरह के खलल पड़ती रहती है। आनंद? नहीं, इस बार दिवाली थोड़ी जल्दी आई थी। हाँ। तो उसके कारण मेरे ख्याल से उतना असर नहीं पड़ा है इस बार, क्योंकि जल्दी है तो मौसम भी थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज किया है उसको। विंड स्पीड भी शायद इस बार तेज थी थोड़ा सा, तो उस तरह का स्मॉगी नवंबर में जब दिवाली आती है तब ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम लोगों की, मुझे लगता है ना, बेंचमार्क्स हम लोगों ने इतनी कम कर दी है जिंदगी जीने के लिए, और इतने थिक स्किन्ड हो गए हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गई है कि दूसरे सालों के मुकाबले लग रहा है कि ये दिवाली काफी साफ थी। लेकिन लोगों ने जो है निश्चित रूप से एक पैंडेमिक के बाद जिस जोशो खरोश के साथ जबरदस्त तरीके से कार्ड पार्टियों से लेकर तमाम पार्टियां की हैं, वो थकान हमारी आवाजों में शायद अभी महसूस हो रही हो अतुल। अगले दिन वो जो लोग लापता थे, मतलब वैसे तो व्हाट्सअप करा रहा था लोगों के मैसेज से, लेकिन बाकी लोग इन जनरल गायब थे। तो लग रहा था कि रात में जुआ लोगों ने खूब ठीक से खेला है। इतना मैसेज भेजा, इतनी पार्टियां की कि व्हाट्सएप बैठ ही गया। मतलब क्या बताएं। हाँ, अगले 2 दिन उसके बाद वो बैठा रहा, वो भी 2 घंटे के लिए एक संकट था। आपने कैसे मनाई दिवाली हर्षवर्धन जी? नहीं अतुल जी, मैं तो चला गया प्रयागराज। गुड। मैं भी दिल्ली से बाहर ही चला गया था। मूल तो यही कि घर पे कोशिश करते हैं कि कम से कम होली दिवाली में एक त्योहार घर पे हो। और चूंकि पिताजी के निधन के बाद ये पहली दीपावली थी, तो हम लोगों को दीपावली मनानी नहीं थी, लेकिन घर पे सब लोग साथ रहे तो इसलिए मैं चला गया। और हाँ, ठीक बात है कि वहां हमें आसमान नहीं देखना पड़ रहा था। वहां खूब पटाखे फूट रहे थे, लेकिन कोई आसमान देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, अभी भी बुरा हाल है। मैं नोएडा में हूँ, यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। जैसा स्मिता ने कहा कि हम लोगों ने इतना नीचे सेट कर दिया है अपना हिसाब किताब कि 350 भी हमको लगता है कि बड़ा अच्छा बीत गया यार इस बार दिवाली। हाँ, दरअसल एक बार वो हमने देखा है ना 500 वाला। हाँ, तो तब से 500 का है, वो 750 के आसपास था एक बार। तो एक दिन के लिए पूरा 750 के आसपास चला गया था। तो जो विषय हैं और कुछ अनाउंसमेंट है उनके बारे में जल्दी मैं वो कर देता हूं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये हमारे जो पॉडकास्ट से रिलेटेड लोगों के जो क्वेरीज है या जो लेटर्स हैं उनको हम पढ़ते भी हैं इसमें, तो वो उस भेजने के लिए आप लोगों से बार बार मैं कहता हूँ, फिर इस बार भी याद दिलाना चाह रहा हूँ कि podcast@newslaundry.com पे आप सीधे हमें अपने जो सुझाव हैं या जो आपकी राय है वो भेज सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली चर्चा में उनको पढ़ते हैं, उनको साझा करते हैं बाकी व्यूअर्स के, जो हमारे श्रोता हैं उनके साथ। तो इसका इस्तेमाल करें आप लोग। और जो न्यूज़ लॉन्ड्री की मर्चेंडाइज है उसमें दिवाली से रिलेटेड कई सारे हैम्पर्स हैं और नई चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हैं अपने गिफ्टिंग के लिए, दिवाली गिफ्ट्स के लिए, और आगे भी, क्योंकि अब तो गिफ्ट का मौसम ही आ रहा है, चलेगा। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के गिफ्ट हैम्पर्स इसमें बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों से जुड़ा है। इसमें हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर होंगे।
इलेक्शन को कवर करेंगे, ज़मीनी हालात को कवर करेंगे, जो भी राजनीतिक करवट ले रही है राजनीति उसके बारे में आप लोगों को साझा करेंगे। इसके अलावा अनदर इलेक्शन शो भी है इसका हिस्सा, तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप समर्थन दे सकते हैं। जो घटनाएं हुई हैं इस हफ्ते, मैं उनके बारे में एक बार सरसरी तौर पर आप लोगों को जानकारी दे दूं। द वायर और मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम की, उनके साथ उनके लेकर एक रिपोर्ट को लेकर जो खींचतान चल रही थी, उसमें द वायर ने अपनी स्टोरी को वापस ले लिया है। उन्होंने एक माफ़ीनामा भी प्रकाशित किया है। अब वो लड़ाई वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि इस स्टोरी में ये दावा जो किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालविया, उनका भी उसमें जिक्र था। तो अमित मालविया का एक स्टेटमेंट आया है, बयान आया है इस स्टोरी के ऊपर कि वो इस मामले में वायर के खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीजर और डेफेमेशन सूट दाखिल करेंगे, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इस पर भी वायर ने अपनी तरफ से एक टिप्पणी दी है। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा इसके और पहलुओं को खंगालें। इसके अलावा एक बड़ा जो चर्चा रही पिछले पूरे हफ्ते, वो है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बड़ा शगुफा छोड़ा और उस शगुफे के कारण पूरे देश में कम से कम मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया का जो मंच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तू मैं की स्थिति बनती है, वहाँ पर उसकी चर्चा रही। उन्होंने मांग की कि जो भारत की करेंसी है, जो नोट्स हैं, उन पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति की तस्वीर भी होनी चाहिए। और उनका ये तर्क था कि इससे जो हमें आशीर्वाद मिलेगा लक्ष्मी जी के, गणेश जी की तस्वीर छापने से, उससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी और उसमें सुधार होगा। तो ये हम 21वीं सदी में अपने एक IIT से पढ़े एक नेता के बयान से गुजर रहे हैं, जिसका दावा है कि अब अर्थव्यवस्था तस्वीर लगाने से सुधर जाएगी। मुझे तो लगता है कि कुबेर, जो कि देवता माने जाते हैं धन और इसके समृद्धि के, उनकी तस्वीर का भी दावा करना चाहिए, क्योंकि RBI के बाहर तो कुबेर देवता का एक स्टैचू ही पूरा लगा हुआ है। उसको भी अगर नोट पर छापने का कुछ जुगाड़ हो जाए तो शायद ज़्यादा धन संपदा लोगों के पास आएगी। दूसरी खबर जो है इंटरनेशनल खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जो ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के हैं और वो अब ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं वो। तो उनकी राजनीति, उनकी स्थापना और उनकी चुनौतियों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक खबर तेलंगाना से आई, वहाँ पर यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने TRS के कुछ MLAs को ब्राइब करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की। ऑपरेशन लोटस के नाम से इसको प्रचारित किया गया। जैसा एक इस तरह की खबर झारखंड से भी इससे पहले आ चुकी है, जहां पर कुछ MLAs कांग्रेस के थे और उनको पकड़ा गया था और वहां से एक खबर आई थी करोड़ों रुपए के साथ। एक बार फिर उसी तरह की कोई बात कही जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे इनकार किया। उसका कहना है कि 3 MLAs जिनकी बात कही जा रही है, उनके आने जाने से बहुमत के आंकड़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बात कहना बेमानी है, ये झूठ बात है। एक और बड़ी खबर हुई हफ्ते में, चर्चा रही, जिसकी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। 22 साल बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब नए अध्यक्ष होंगे और उन्होंने आते ही अपनी एक नई स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है 47 मेंबर्स की, और अब आगे पार्टी का वो पुनर्गठन करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे। देखना होगा कि इसमें कौन लोग आते हैं, CWC में कौन लोग इंक्लूड होते हैं, कौन लोग बाहर जाते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बड़ा घटनाक्रम है भारतीय राजनीति के लिहाज से। मीडिया के लिहाज से एक घटना हुई, न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर NBSA ने, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उसने 50,000 रुपये का एक जुर्माना लगाया है। अमन चोपड़ा वहाँ एक एंकर हैं। अमन चोपड़ा के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत पहले भी कहा है, लोग भी जानते हैं। और उनकी जो पत्रकारिता है उसके ऊपर सांप्रदायिक भाषा के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, उकसाऊ भड़काऊ भाषा इस्तेमाल करने के लिए। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो BCCI है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत का, उसने बड़ा महत्वपूर्ण एक फैसला किया है कि अब जो पे स्केल है, खिलाड़ियों का जो पे स्केल है टेस्ट में, वनडे में और T20 में, वो पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए बराबर कर दिया जाएगा।
पहले उसमें ऐसा प्रावधान था कि पुरुष खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिलते थे, महिला खिलाड़ियों को कम। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। मैं चाहूँगा स्मिता अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें, क्योंकि इंटरनेशनली भी हम इस तरह की बात देखते हैं। मुझे याद है स्टेफी ग्राफ के टाइम पे, मोनिका सेलेस के टाइम पर ये बात बड़े पैमाने पर होती थी कि टेनिस, जो कि सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पैसे वाला गेम माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर भी ये डिस्पैरिटी थी कि मेल जो टेनिस स्टार थे उनके जो फीस थे, ग्रैंड स्लैम में भी, सारे ग्रैंड स्लैम जो चारों हैं, चारों में उनके मुकाबले महिलाओं की कम थी। तो वहाँ पर एक बड़ी बहस थी। इंडिया में ये कोई बड़ी बहस नहीं बनी, लेकिन ये एक फैसला हुआ क्योंकि क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज़्यादा देखा, सुना और फॉलो किया जाने वाला गेम है। वहाँ पर अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो बाकी खेलों में भी स्थितियाँ बदलने का एक प्रेशर बनेगा, एक मोरल बिल्डिंग बनेगी उसके इर्द गिर्द। आप कैसे इसको देखते हैं? निश्चित रूप से एक बेहद ही सराहनीय कदम है, और इस कदम का कल हम सभी ने शुक्रिया किया भी था। बीसीसीआई को भी, जयशाह ने ये जब ट्वीट डाला तो उसकी तारीफ भी हुई। देखिए, पे पैरिटी ये सिर्फ खेल से जुड़ा हुआ एक मसला नहीं है। पुरुषों और मर्दों के बीच में जो सैलरीज की डिफरेंशिएशन है वो हर इंडस्ट्री में, हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री में आप झांक कर देख लें, हर न्यूज़ रूम में ये आपको इतनी ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन इस पे पैरिटी को आपको हर एक क्षेत्र से इसमें जो है, इसमें सोचने की ज़रूरत है। वो साइंसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, बीबीसी जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी बाकायदा उनकी जो एक जर्नलिस्ट हैं वो बीबीसी को कोर्ट लेकर गई थी पे पैरिटी के मसले पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ विकासशील देशों का ही मसला नहीं है, विकसित देशों में भी ये, और खास करके ऐसे वक्त में जब विमेन हैव बीन ब्रेकिंग द आइस सीलिंग आफ्टर सो मच ऑफ डिफिकल्टीज, मुझे लगता है इस पर सारे क्षेत्रों में ही गौर करने की जरूरत है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर है। दो तीन और खबरें जल्दी जल्दी मैं उनका जिक्र कर दूं। इलॉन मस्क हैं जो कि टेस्ला के प्रमुख थे, उन्होंने अब फैसला किया, फाइनल कर दिया है, ट्विटर के मालिक होंगे अब आगे से। और आते ही उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए हैं, जिसमें टॉप जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं और उसमें सीईओ पराग अग्रवाल जो भारतीय मूल के थे, उनके सीएफओ ट्विटर, इन सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखते हैं आगे ये किस तरह से आकार लेता है। शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पहली बार एक बदलाव हुआ है वहाँ की पूरी राजनीति में, और तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, थर्ड टर्म। इससे पहले वहाँ पर नियम था 2 टर्म होते थे प्रेसिडेंट के, तो ये एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। इसके साथ ही वहाँ की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये माना जा रहा है कि माओ के बाद शी जिनपिंग वो पहले नेता हैं जो कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर फेरबदल करके सत्ता के ऊपर काबिज हुए हैं। हमारी जो बातचीत है उसमें सबसे पहला जो विषय है, मैं ऋषि सुनक के मसले पर बातचीत करना चाह रहा था। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं और CNBC आवाज़ में काफ़ी समय तक आपने काम किया है। इकोनॉमी के मसलों को, अर्थशास्त्र के मसलों को भी आप, बाज़ार के मसलों को भी समझते देखते रहे हैं। तो क्या सलाह है कि अब इन्फोसिस के शेयर भारतीय जनता बटोर ले? देखिए, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा होगा। सबसे कहते हैं सबसे साफ दिखने वाला है कि इन्फोसिस के कुछ, जिसको हम कहें कि जो यूके में, ब्रिटेन में जो उनके काम धाम है वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है कि जो वेस्ट में पॉलिटिशियंस इससे सीधे तौर पर बचते हैं, तो शायद कुछ बचाने की भी कोशिश होगी। हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक सेंटिमेंटल उनको बूस्ट तो मिलेगा। लेकिन जब हम ऋषि सुनक की बात करते हैं, और चूंकि भारत में लोगों को गर्व है कि वो भारतवंशी हैं, हिंदू हैं, कलावा बांधते हैं, गौ पूजा भी करते हैं, तो इसके दोनों तरफ के पहलुओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ कई और तरह के, जिसको हम कहते हैं ना, भारत तो अद्भुत देश है, पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ऋषि सुनक बन गया, तो अब वो ऐसी साहब कह रहे हैं कि हिजाब वाली लड़की को भी पीएम बनाए। तो भैया, भारत उदार देश है, लोकतंत्र है, तो हिजाब वाली लड़की क्यों बनाना? मुस्लिम लड़की कोई योग्य होगी तो कभी बन जाएगी, लेकिन उसमें हिजाब वाली क्यों बनाना? और ऋषि के पास बहुत गंभीर चुनौतियों का एक कहें कि अंबार सामने खड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकार से बाहर थे, पहले भी ट्रेजरी का जिम्मा उनके पास था, और पिछली बार जब वो नहीं बन पाए तो उसके पीछे वजह ये थी कि उनको लग रहा था कि कोई प्योर ब्रिटिश नहीं है, कोई वाइट नहीं है, एक तरह से मजबूरी में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये कोई बहुत ब्रिटिशर्स के, वहाँ के जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है, उनका कोई बहुत अपना खुशी वाला फैसला नहीं है, बहुत मुश्किलों के बाद बने हैं। एक अच्छी बात है कि जो हम लोगों के संदर्भ के लिहाज से देखें तो ब्रिटेन और पूरा यूरोप वो नए मार्केट खोज रहा है,
और हो सकता है कि उस लिहाज से हमें कुछ वहां सफलता मिले, हमें कुछ बेहतरी मिले, क्योंकि सबको ये लगता है कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए, स्पेशली सप्लाई चेन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। बहुत सी कंपनियां आई भी हैं, और अभी जो नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच में बातचीत हुई है तो उसमें एफटीए की बात भी की गई है, तो एक बैलेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इस पक्ष में ठीक होगा। ब्रिटेन के संदर्भ में जहां तक है, तो अभी अमेरिका और एक जो कहें कि ताकतवर देशों के समूह के साथ चलते हुए जो ब्रिटेन को प्रिविलेज मिलते थे, अब वो प्रिविलेज मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनेगी क्या? ब्रेक्सिट के बाद जो उनको नुकसान हुआ, एक तरह से कहें कि वो ज्यादा एक सिकुड़ते चले गए अपने दायरे में, तो क्या वो बाहर निकल पाएंगे? क्या सही मायने में वो लिबरल उदार हो पाएंगे क्या? और एक जो जिसको हम बार बार यहाँ के संदर्भ में कहें तो जो फ्री कल्चर है, रेवड़ी कल्चर है, उससे बाहर ऋषि निकाल पाएंगे क्या ब्रिटेन को? अगर ये सब कर पाएंगे तो शायद वो देश की अर्थव्यवस्था को कुछ पटरी पर ला पाए। वरना जैसे हम लोग खुश हो रहे हैं, कल को ये भी कहा जा सकता है कि देखिए एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था, वो ब्रिटेन को नहीं संभाल सका। तो चुनौतियां बहुत सी हैं, भारत के लिए भी वहां बहुत सी खबरें हैं। हम उम्मीद से देखते हैं और हम यही सोचते हैं कि कुछ बेहतर करेंगे ऋषि, क्योंकि उनको अनुभव भी है और अपने विरोधियों को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक बात। ऋषि सुनक के मामले को पे हम थोड़ा विशेष बातचीत करना चाह रहे थे, क्योंकि उसका भारतीय एक संदर्भ भी है उनसे। लेकिन मैं इस बातचीत में जो कि पॉपुलर नैरेटिव जो यहाँ पर चल रहा है या सोशल मीडिया का जो चल रहा है, वो उसको हिंदी और इस नज़रिए से थोड़ा हटा के इस वाली बहस में न जाके मैं इसको थोड़ा सा दूसरी जो उनकी असल चुनौतियां हैं, मसलन ब्रिटेन ने पिछले 2 महीनों में 3 प्रधानमंत्री देख लिए, पिछले 6 अगर साल का रिकॉर्ड देखें तो 6 साल में 5 प्रधानमंत्री देख लिए। और 2007 से अगर हम बात करें, 2007 से 22 के बीच का ये जो समय रहा, करीब 15 साल का, 15 साल में वहाँ पर करीब 8 प्राइम मिनिस्टर हुए। और उसके पहले के जो 28-30 साल हैं उसमें 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, मार्गरेट थैचर हैं, जॉन मेजर हैं और टोनी ब्लेयर हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी अस्थिरता, केओस की सिचुएशन दिखती है ब्रिटेन की। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि ब्रेक्सिट का एक नतीजा है, ब्रेक्सिट ने उसमें बड़ा रोल अदा किया है कि उनकी पूरी इकोनॉमी डिरेल हुई है। जो पॉपुलिस्ट स्कीम की बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन इशारा कर रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर या वो, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, स्मिता आप चूँकि फॉलो करती हैं फॉरेन अफेयर तो आप शायद उस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगी और आनंद भी बता सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों का मिल के पैदा हुआ मैस है, जिसकी वजह से ब्रिटेन आज इस स्थिति में है कि 2-2 महीने पर प्रधानमंत्री बदल जा रहे हैं। और वो देश जो कि उस स्थिति में था कि दुनिया को एक टाइम पे, मैं क्लीशे में ही अगर बात करूं तो दुनिया को लीड करता था, पर ये बड़ी नेचुरल अवस्था है कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, आपकी जो समृद्धि थी, वो उस समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा कॉलोनियल लूट कहें या वहाँ का जो वो था उसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रही थी। और ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप के बारे में सच है कि सबकी कॉलोनियाँ थी वो। अदरवाइज़ प्रोडक्टिविटी के लेवल पे और उसके स्तर पे देखें तो यूरोप खुद ना तो उतना बड़ा बाजार था, ना तो उतनी बड़ी उसकी प्रोडक्टिविटी थी, ना खुद उसके अपने संसाधन इतने थे जिस तरह की समृद्धि वहाँ पर दिखती है। सो कॉल्ड जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी समृद्धि में इन पहियों का बड़ा योगदान था जो कॉलोनियल रूट्स से आती थी। तो वो जाने के बाद धीरे धीरे जब वो लेगेसी ख़त्म हो रही है, तब ये दिन यूरोप को देखना ही देखना था। ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी। इकोनॉमिक्स के टर्म में आप चाहे कुछ भी कहें, क्या सच है, कितना इसमें उनकी अभी की पॉलिसी का हाथ है और कितना उसमें इस रियलिटी का हाथ है कि अब दुनिया उस तरह से कॉलोनाइज नहीं है, अब आपको कहीं और से उठा के लाने की छूट नहीं है। नहीं, इट्स अ मिक्स्ड बैग अतुल। मतलब खैर मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट विद दैट डिस्क्लेमर, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसा कहना कि उसकी पूरी की पूरी जो वेल्थ है आज ब्रिटेन की, यूरोप की, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल पास की वजह से, वो भी एक सिंप्लीफाई करना होगा। वहाँ एक आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, आप विज्ञान की बात करें, तकनीक की बात करें, शिक्षा की बात करें, इन सब मसलों पर देयर इज़ अ रीज़न जिस तरह से काम हुए हैं, विकास हुआ है। और ब्रिटेन जो G7 देशों के, जो दुनिया के सबसे विकसित देशों की जो 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें शामिल हैं। देखिए ये 1-2-3 चीज़ें हैं ब्रिटेन की। एक तो ब्रिटेन का अपना जो समाज है उसमें धीरे धीरे चर्निंग्स तो आई हैं, लेकिन ये चर्निंग्स
ऐसी नहीं आई हैं कि बिल्कुल जो है वहाँ पर एक तरह से कलर रेवोल्यूशन हो गया है या एक सिंक्रेटिक कल्चर वहाँ धीरे धीरे बना है। डायस्पोरा, वहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं, ऋषि सुनक की स्टोरी को लेकर हम इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि वो इंडियन ओरिजिन है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन है, दक्षिण एशियाई आइडेंटिटी है उनकी। वो फर्स्ट प्रैक्टिसिंग हिंदू प्रधानमंत्री ज़रूर बने हैं, फर्स्ट श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। ये स्टोरी इमिग्रेंट्स की स्टोरी है कि जो इमिग्रेंट्स वहाँ जाकर, और उन इमिग्रेंट्स में भी हमें ये याद रखना होगा कि ऋषि सुनक कोई बहुत साधारण बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। उनकी और उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, जो नारायण मूर्ति की बेटी है, इनकी जो वेल्थ है, निजी वेल्थ, वो 700 मिलियन पाउंड की है, जो किंग चार्ल्स III की निजी जो वेल्थ है उससे कहीं ज्यादा है। तो जो तमाम तरीके के ब्रिटेन की जो लगातार राजनीति में जो उथल पुथल आ रही है, और ब्रेक्सिट के बाद से निश्चित रूप से ब्रेक्सिट में जिस तरीके के सपने दिखाए गए कि भाई ब्रेक्सिट हो जाएगा, एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो जाएगा, वो यूरोप की उस रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से हटकर आप उस तरह से डिलीवर आप नहीं कर पाए। पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक की मार के दौरान इनफैक्ट अपने ही जो एक तरीके से इनके गुरु थे ऋषि सुनक, उनकी जब नौकरी गई जावेद की, ऋषि सुनक को वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का भार दिया गया। उन्होंने स्पेंडिंग्स करना जो है, स्पेंडिंग्स का रूट अपनाया कि कैसे स्पेंड करके इकोनॉमी को वापस से जो है आप रास्ते में आप लेकर आ सकें। और प्लस अभी जो है पूरे के पूरे यूक्रेन और रूस के युद्ध का जो साया है वो लगातार मंडराया जा रहा है। यूके के अगर आप ज़्यादातर मंत्रियों के ट्विटर हैंडल्स पर जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े बैनर्स में आपको नजर आएगा यूके फॉर यूक्रेन। तो द होल वर्ल्ड हैज़ बीन इन अ स्टेज, और जगह जगह जहाँ पर जिस तरह से कंजर्वेटिव राइट विंग गवर्नमेंट्स की राइज हुई हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर वो चुनावों में आते तो हैं कि फिस्कली हम कंजर्वेटिव हैं बोलकर इन वादों के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अर्थनीतियों और अर्थव्यवस्थाओं को कोई जादुई पिल दे पा रहे हैं कि आकर रातों रात जो हमने कोई जादुई पिल दे दिया। आप चुनाव में तो आपने नेशनलिज्म को मिक्स कर दिया विद अ फिस्कल कंजर्वेटिव पॉलिसी, ये नहीं रंग ला रहा है। और ये सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, ये काफ़ी सारी ऐसे दूसरे देश हैं जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम मसलों के बीच में देखिए ऋषि सुनक के लिए ये एक क्राउन ऑफ थॉर्न्स है। और जैसा इन्होंने कहा हर्षवर्धन जी ने, हमें ये याद रखना होगा कि वो इस वक्त ब्रिटेन के लोगों की चॉइस नहीं है, वो टोरीज जो कंजर्वेटिव पार्टी हैं उनकी भी फर्स्ट चॉइस नहीं है। टोरीज ने सबसे पहले, टोरीज ने और ब्रिटेन के लोगों ने बोरिस जॉनसन को चुना, उसके बाद टोरीज ने लिज ट्रस को चुना। अभी भी पेनी मोडो की बात चल रही थी, पेनी मोडो ने जब वापस लिया, बोजो की बात एक बार फिर से चलने लगी। तो टोरीज ने इस वक्त ऋषि सुनक को जरूर चुना है। सवाल ये होगा कि अगले, एक तो ऋषि सुनक कितने दिनों तक ऑफिस में टिक पाते हैं, दूसरा जो उनकी पार्टी है जब ब्रिटेन चुनावों में जाता है, इलेक्शंस के लिए बढ़ रहा होता है, क्या उस वक्त भी वो ऋषि सुनक पर भरोसा करेंगे टू लीड द पार्टी इनटू इलेक्शंस, और क्या लोगों का विश्वास उस वक्त वो अपने काम के जरिए जीत पाएंगे। ऋषि सुनक एट द एंड ऑफ द डे इज, वो अभी जो भी पॉलिसियां बनाएंगे, देखिए एक बात जिससे मैं डिफर करती हूँ, जो बैलेंस्ड एफटीए की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आने के साथ ही स्वेला ब्रेवरमैन को रीअपॉइंट किया एज होम सेक्रेटरी। कुछ ही दिन पहले स्वेला ब्रेवरमैन ने बहुत विवादास्पद बयान दिए थे एफटीओ को लेकर, भारत से आए ओवरस्टेइंग इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, प्लस कॉलोनियल पास्ट को लेकर उन्होंने जिस तरीके से गुमान जाहिर किया था कि मुझे तो इस पर, और वो भी इंडियन ओरिजिन की है, उनकी भी गोवा में उनकी मूल है, जड़ें हैं, तो उनको तुरंत रीअपॉइंट करके, उनकी अगर आप कैबिनेट को देखें इस वक्त ऋषि सुनक की, तो उसकी काफी क्रिटिसिज्म चल रही है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या फिर बहुत ज्यादा ये नहीं है। तो हमें देखना होगा कि आगे जो है वो किस तरह से आखिर स्थिति को इस वक्त वो संभाल पाते हैं। एक इसमें एक चीज है कि लिज ट्रस वाले के डिजास्टर के बाद जिस सिचुएशन में अभी आए हैं, तो वो जो स्थिरता वाला मसला है कि ये टिकेंगे कि नहीं, सबके दिमाग में ये सवाल है। लेकिन जो स्थितियों को अगर का आकलन किया जाए तो टोरीज की मजबूरी है इनको बनाए रखना, और वो इलेक्शन में नहीं जा सकते इस स्थिति में, अभी इलेक्शन में जा नहीं सकते, क्योंकि जो स्थिति है, जिस तरह का सेंटिमेंट है, वो उनको लिए उल्टा पड़ेगा। तो उस स्थिति के हिसाब से तो ऋषि सुनक का बने रहना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखती है। ऑफिस में बनाए और पार्टी बनाए रखेंगे। हाँ, पब्लिक सेंटीमेंट उसका डिफरेंस हो सकता है, इसलिए वो चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, और मैं उस बात पर थोड़ा सा, इसलिए जो शुरुआत में मैंने कि उसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाह रहा था कि मैं इसको हिंदी या हिंदू वाले उसमें नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अगर वो एक अश्वेत पहला आदमी बना है, एक तो ये कहा जाता है कि एक
पोएटिक जस्टिस या क्रूर न्याय का जो पहिया होता है कि एक टाइम पर जिस भारत के बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी कि ये असफल हो जाएगा, ये नहीं सरवाइव कर पाएगा आज़ादी के समय, और चर्चिल जैसे लोग थे जो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट जैसे लोग थे जिनके दिमाग में था जो भारत को और हिंदू धर्म को बीस्टली शब्द से डिफाइन करते थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऋषि सुनक का वहां पहुंचना एक तरह का पोएटिक जस्टिस जैसा है कि अब उनको उस व्यवस्था को सुधारना है जो कि पूरी तरह से मेस में दिख रही है। सुहासिनी हैदर ने ट्वीट किया था फ्रॉम राज टू ऋषि, इट वाज अ वेरी गुड कैप्शन। संजय बालू की एक आर्टिकल में हेडलाइन लिखा गया फ्रॉम 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट। लेकिन देखिए यहाँ पे भी मैं लोगों को बस थोड़ा सा याद रखना चाहूंगी कि ऋषि सुनक को लेकर हम जिस तरह से शोर कर रहे हैं, आज की तारीख में कम से कम ऐसे 200 मतलब आप 25 देशों में कम से कम इंडियन ओरिजिन के लोग टॉप पोजीशंस पर हैं। 10 देशों में वो बाकायदा लीड कर चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट। आयरलैंड में भी आपके इंडियन ओरिजिन के लियो वराडा हैं। आप पोर्चुगल चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, अमेरिका में कमला हैरिस इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं एक विकसित देश का, तो उस पर शोर शराबा ज्यादा होना जो है वो लाजमी है। और दूसरा ये कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर अगर ऋषि सुनक बने हैं तो इसमें वो जो नज़रिया उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर वो करना चाह रहा था कि इसमें ब्रिटिश समाज की, वहाँ की पॉलिटिक्स की, वहाँ की जो टॉलरेंस आप जो भी कह लीजिए, उनकी सहिष्णुता की, सहनशीलता की या उनके एक्सेप्टेंस की, उसकी बहादुरी है, उसकी खासियत है, उसकी तारीफ है कि उसने ये काम किया है। इसमें हम नहीं, उसमें भी अतुल अभी हमें देखना पड़ेगा जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते। हाँ, जनरल इलेक्शंस जब तक नहीं होते ये कितने स्वीकार्य हैं। काफी ऐसे रेडियो शोज है वहां पर जहां बकायदा लोगों ने फोन कर करके ऋषि सुनक को गाली गलौज दी है उनके रंग की वजह से, उन पे नस्लीय टिप्पणियां की हैं, उनको आतंकियों से भी जो है कंपेयर किया है। शो में उनको उनके कलर को लेकर ये कहा गया। अच्छा, बड़ा एक मजेदार वो ट्रेवर नोआ के शो में इस्तेमाल हुआ वो जो तर्क आया था कि वो हमारे जैसे तो दिखते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि क्या वहां पर कोई दिखता है। उसका सबसे बड़ा काट तो यही है कि वो जो पूरा कॉलोनियल पास था, वो जिस तरह से वो लोग आगे पूरी दुनिया पर बैठे हुए थे कब्जा करके, वहां पर कौन सा कलर। Can you imagine a white man ruling a country which has no white people? And like that is what had happened all throughout. So. हाँ, हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं अतुल, मैं आपकी इस बात से असहमत होता हूं। दरअसल ब्रिटिश सोसाइटी या ब्रिटिशर्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने कोई शौकिया नहीं चुना है। अगर उन्होंने सचमुच किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कोई इलेक्शन में उन्होंने कहा होता कि हमारा पीएम ऋषि होगा, तो हम बिल्कुल कहते। लेकिन वहां ये मजबूरी में हुआ। आपने खुद ये जिक्र किया कि कैसे 6 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि बाकायदा पिछले चुनाव में ऋषि को इसीलिए पीएम की रेस से आउट कर दिया गया क्योंकि वो व्हाइट नहीं है। जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाला मसला है वो बहुत साफ साफ वहां असर करता है। और एक और जरूरी बात कि ऋषि वहां पैदा हुए हैं, वहां की पैदाइश है, उनके मूल जरूर आते हैं, वो भारत से आते हैं। और पूरे अब तो पाकिस्तान, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, तो भैया पाकिस्तान तो पहले भारत में ही था। तो वो सारी चीजें हमारे लिए गर्व करने का मसला हो सकती है कि एक आदमी पहुंच गया वहां। लेकिन ऋषि सुनक उतने ही ब्रिटिशर हैं जितने लिज ट्रस, जितने बोरिस जॉनसन या कोई और वो वहां के लिहाज से ही फैसले लेंगे, वहां के हितों को ही सबसे ऊपर रखेंगे और उन्हें रखना भी चाहिए। बिल्कुल। आनंद, आप इस पर बहुत देर से सुन रहे हैं। इसका नेशनलिस्टिक एक बहस है और दूसरा ये है कि उनकी चुनौतियाँ। हाँ, कई बातें हैं इसमें। देखिए, पहला इसी को लेते हैं, इसी बात को कि मेरे ख्याल से जो अप्रोप्रिएट करने की है कि इंडियन आइडेंटिटी को, एंसेस्ट्री को, इस पर वो जो व्यक्ति हैं, जैसे कई नोबेल लॉरिएट्स को हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं कि ये भारतीय वी.एस. नायपॉल जैसे लोग। हाँ, तो उसमें जैसे वी.एस. नायपॉल को, तो इसमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने को कैसे देखता है। हाँ। वो व्यक्ति अपने को कैसे परिभाषित कर रहा है। वी.एस. नायपॉल का एग्जाम्पल इसमें अच्छा है। उन्होंने, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो एक कस्टमरी नोट दिया जाता है कि मैं यह पुरस्कार स्वीकार कर रहा हूँ। एक 2-3 वाक्यों का एक स्वीकृति नोट होता है जी। उसमें उन्होंने लिखा था कि यह इंग्लैंड जो मेरा घर है और भारत जो कि मेरे पूर्वजों का घर है, दोनों के लिए ट्रिब्यूट है। तो उन्होंने त्रिनिदाद, जहाँ वो पले बढ़े थे कम से कम ऑक्सफोर्ड आने से पहले तक, उसको बिल्कुल गायब कर दिया। लेकिन भारत को अपने पूर्वजों के देश के रूप में स्वीकार किया था उस नोट में। तो
अगर भारत कुछ क्लेम करता है तो एक बनता है चलो भाई जो लेखक है वो भी स्वीकार कर रहा है वो अपनी एंसेस्ट्री। और उन्होंने ये भी हालांकि ये नोट में नहीं लिखा था कि नोबेल कमेटी ने जो लंबा चौड़ा लिखा है कि मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ वो मैं सिर्फ अपने को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ऋषि सुनक मेरे ख्याल से उन पर सामान्य ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा दबाव होगा मोर ब्रिटिशर देन ब्रिटिश दिखाने का। और जैसे संजय बारू का जिक्र हुआ, जब वो बने नहीं थे, जब उनका की स्पर्धा लिज ट्रस से चल रही थी, उस समय लिखा था उन्होंने कि जैसे भारतीय मूल के और भी जगह राजनीतिक पदों पर व्यक्ति रहे हैं, फिजी में रहे हैं, पूरा कैरिबियन में त्रिनिडाद एंटीगुआ वगैरह, मॉरिशस, फिर इधर आ जाइए तो ये सब जो है वो आपने सही कहा कि कॉलोनियल पास्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। और वो जो समीकरणों का जो रिवर्स हो जाना रिवर्स हो गया, हाँ, तो वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू की चीज़ है। दूसरा जो ये जो इमिग्रेशन पर व्यूज़ और डाइवर्सिटी वगैरह, मेरे ख्याल से उसके इनका प्रधानमंत्री होना काफ़ी इंसिडेंटल है, ये इन सबों का प्रभाव नहीं है। एक रोचक बात क्या है ब्रिटिश राजनीति में कि जो बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है वही दोनों पार्टी का कैचमेंट एरिया हो गया है। जो लेबर पार्टी है उसका तो वर्किंग क्लास है ही, लेकिन अब कंजर्वेटिव पार्टी का भी कैचमेंट एरिया वही है, बहुत बड़ा वर्किंग क्लास, जो कि क्योंकि वर्किंग क्लास के भी बहुत वैल्यूज कंजर्वेटिव रहेंगे और उसके और क्योंकि वर्किंग क्लास जो है काफ़ी डिकेड्स में या कहिए कि सदियों में भी बदला है, वो भी अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वर्किंग क्लास नहीं है वो, अब उसमें भी कई लोग हैं, तो दोनों का कैचमेंट एरिया वही है। जो रेवरी वाली बात थी, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ब्रेग्जिट के बाद तो ऐसे भी संक्रमण का काल रहा और उसमें पेंडेमिक जुड़ गया, फिर जो यूक्रेन युद्ध है इससे जो है दबाव का अभी जो है मतलब बैक टू बैक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार जो बजटरी डेफिसिट है ब्रिटेन में वो $45 बिलियन का है। और लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी है, जिससे के लिए वेलफेयर स्टेट को भी आना है और ऊपर से एनिमल सेंटिमेंट्स जो हैं वो स्पिरिट्स जिसको बोलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर का भी जगाना है कि जो प्रोडक्टिविटी है और अर्थनीति में पैसा आता रहे, अर्थव्यवस्था में, तो वो सब भी, तो ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग है। और मेरे ख्याल से इनको ऋषि सुनक को जो है कि मापदंड जो है ब्रिटिशनेस के और कड़े होंगे, क्योंकि अब जैसे भारत से एफटीए का मामला है, तो भारत से एफटीए का मामला उस पर जुड़ा हुआ है कि जो यहाँ भारतीय सरकार का कहना है कि वीज़ा रेजिम्स जो हैं उसको थोड़ा लीनियंट कीजिए, उसको थोड़ा सा और लिबरल कीजिए, जिस पर कि एक बातचीत चल रही है। और लेकिन अब ऋषि सुनक अगर इस पर राजी हो जाते हैं तो एक और आरोप लगेगा कि भाई ये अपने एंसेस्ट्री की तरफ चला गया, तो वो एक मतलब कई सारी चीज़ें जो सामान्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री को नहीं झेलनी पड़ेंगी वो इनको झेलनी पड़ेंगी, इनको देखना पड़ेगा। तो और ये भी है कि भारत का लें तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आके जैसे मार्च में एक जो इकोनॉमिक पैक्ट हुआ था, वो एक्चुअली उसका पैक्ट का नाम वो अभी तक जो है उस पर स्पष्टता नहीं आई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो अभी भी मतलब उस पर स्वीकृति नहीं हुई है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि लेदर में, टेक्सटाइल में, ये सब में भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि पे स्पष्टता नहीं है जो कुछ वर्षों में। वो जो बात आपने कही वो बहुत वाजिब है कि एक तो वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री हैं, ऊपर से भारतीय और हिंदुस्तान, तो उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी तो दबाव रहेगा ही रहेगा, जिस पर जो कि शायद किसी सामान्य जो श्वेत प्रधानमंत्री या ब्रिटिश होता उसको उस तरह से अपने को साबित नहीं करना पड़ता। एक जनरल सवाल आप तीनों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये एक डेवलप्ड कंट्री था,
जिसका कॉलोनियल पास्ट हमारे साथ जुड़ा है उसको अगर हटा भी दें एक बार साइड से, तो 60 के दशक तक, 70 के दशक तक अगर आप देखें तो जो हैसियत थी, जो डिक्टेट करने की स्थिति थी वर्ल्ड ऑर्डर की, वो आज की तारीख में नहीं है। ब्रिटेन की वो स्थिति नहीं है। यूएस के हिसाब नज़रिए से देखें, चाइना के नज़रिए से, इवन भारत के नज़रिए से देखें, वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिटेन इस तरह को किसी चीज़ को डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। इसको क्या केवल इसी नज़रिए से देखा जा सकता है कि आज की जो स्थिति है वो उनकी ख़राब आर्थिक नीति, ख़राब जो व्यवस्था, जो स्थिति आ गई है उसकी वजह से है, या फिर 60-70 के दशक तक जो उनकी स्थिति थी उसमें वास्तव में उस चीज़ का हाथ था जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि एक्चुअल यूरोप की जो वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट करने की स्थिति थी, वो सही कह रहे स्मिता ने उसमें कि उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आप नकार नहीं सकते ये सब, लेकिन फिर भी आप कॉलोनियल लेगेसी और उससे आई जो समृद्धि है उसको नकार नहीं सकते। वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी स्थिति वहाँ से नीचे गिरने को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको परिभाषित कैसे करेंगे कि आज वो क्या हो गया कि जिसकी वजह से ब्रिटेन वहाँ पर नहीं है? नहीं अतुल जी, मुझे लगता है कि आज नहीं हुआ है और हम अभी 2022 में हैं। मैं आपको 2007 की वो हेडलाइन याद दिलाता हूं, और चूंकि मैं खुद उस वक्त CNBC आवाज में था तो बिजनेस चैनल के नज़रिए से मैंने वो स्टोरी की थी और उसकी जो PTC मैंने की थी तो उसका लबोलुआब ये था कि जो यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहाँ तैयार करके और हम ही को बेच देता था, उसकी स्टील इंडस्ट्री को हमारा टाटा बचा ले रहा है। 2007 में टाटा ने कोरस को खरीद लिया। और अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ऐसा नहीं है, ऋषि सुनक तो अभी गए हैं, लग रहा है कि ब्रिटेन को बचाएंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन वेदांता हो या टाटा हो, हमारी कंपनियां ब्रिटेन की कंपनियों को और यूरोपियन कंपनियों को, उनको खरीदने का काम जब कर रही थी तो दो चीजें थी। एक तो एक उनको खरीद रही थी, वैल्यूएशन उनको अच्छी मिल जा रही थी, उनको इन्वेस्टमेंट करना था, यानी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग उस वक्त से हो रही थी। दूसरा ये कि उस इंडस्ट्री को, मतलब जो वहां का अखबार है वो लिखता है, रतन टाटा के लिए मैन ऑफ स्टील लिखता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया तो 2000 की शुरुआत में ही हो चुकी थी। और मैं निजी तौर पर मानता हूं, हालांकि हो सकता है कि ये अतिरेकी विचार हो, कि आपने जो कहा ना कि दुनिया भर को अगर आपने एक समय के लिए गुलाम बनाया है, तो जैसे हम कहते हैं कि सेठ साहूकार उनके घर के पर्दे गिरने लगे, और वो पर्दा कहानी हमको नहीं पता आप में से किसने पढ़ी होगी, अतुल ने जरूर पढ़ी होगी, जो यूपी बोर्ड में है, कि वो पर्दा भर लगा रह जाता है, अंदर धीरे धीरे करके ये स्थिति रहती है कि उनके घर की महिलाओं के बदन पे कपड़े भी पूरे नहीं होते। ब्रिटिशर्स का कुछ हाल यही हो गया। और अगर आप देखें तो वहां कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। और स्मिता ने जो कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसको जरा समझना चाहिए। जब दुनिया भर से इजीली अवेलेबल, और इजीली भी नहीं, बिना कुछ किए आप जो मर्जी चाहे, जिस मर्जी पे आप जिस कीमत पर चाहे, जिस तरह से चाहे आप उठाकर वहां पहुंचा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास समृद्धि थी, पैसा था, तो उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट पर पैसे लगाए, उन्होंने अपने यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, लेकिन उसका सबका रॉ मटेरियल वो कहीं और से जाता था। जब वो रुकना शुरू हुआ, और दूसरा एक जिसको कहते हैं, और वो मार्केट भी कहीं और था, फिर बिकता भी कहीं और था, अपने यहाँ भी कंज्यूम करने की भी उतनी एक तरह से वो सिर्फ जिसको हम भारत की भाषा में कहें तो दलाल के रोल में थे, मीडिएटर के रोल में थे, कमीशन एजेंट के रोल में थे, फैसिलिटेटर के रोल में थे। वो शायद दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। और वर्ल्ड ऑर्डर जो बदला है, इसमें हर कोई ये कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूं मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और ये मुश्किल इसीलिए उन सभी देशों को हो रही है जो सिर्फ इस आधार पर बड़े बने थे कि ठीक है, हमने एक समय में कुछ नया खोज लिया, उसका पेटेंट करा लिया, उस पेटेंट के आधार पर हम बरसों चलते रहे। हमने कोई तकनीक ले ली तो हम उसको बरसों बरस, जैसे डिफेंस में ही है, ये देश क्या करते थे कि दूसरे देशों को वो हथियार बेचते थे जो इनके यहाँ खराब हो गए, तो इनको अफगानिस्तान भी करा देना है, इनको सीरिया भी चाहिए, इराक भी चाहिए। मतलब दुनिया भर के देशों को, चाहे युद्ध से लेकर समाज की और औद्योगिक जो भी व्यवस्था रही, उसको ये अपने लिहाज से डिक्टेट करते थे। वो सब खत्म हुआ। और उसके बाद भी ब्रिटेन उस तरह से, जिसको मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी किसी देश की होनी चाहिए, देश की पॉलिसी होगी तभी वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, और ब्रिटेन वो नहीं कर पाया। आनंद? नहीं, वो तो है। मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही एक, मतलब वर्ल्ड पावर के तौर पे, एक पतन के तौर पे तो देखा ही जा सकता है जियोपॉलिटिक्स में, या ये में पतन तो है ही। और एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डल हो गई अर्थव्यवस्था में ले तो मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रिटेन में है वो काफ़ी डल हो गई। मतलब जैसे 19वीं शताब्दी ये सब में जो मैन्युफैक्चरिंग
में उसका रुतबा था वो 20वीं शताब्दी के खासकर दूसरे भाग में काफी मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी जैसी चीजें ब्रिटेन से नहीं आ पाई कुछ। और उसके कई कारण हैं, कुछ चीज़ों पर हर्षवर्धन जी ने संकेत दिया है और भी कई कारण है मेरे ख्याल से, और जो ब्रिटिश इकॉनमी और पॉलिटिक्स को और ज़्यादा सूक्ष्म ढंग से समझते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। स्मिता, आपका इस पर क्या कमेंट? नहीं, देखिए, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद में निश्चित रूप से उसके बाद से जो है पूरी की पूरी जो कॉलोनियल एम्पायर है उस पर एक प्रेशर तो पड़ने लगा था। और ये जो डिक्लाइन है खास करके ब्रिटेन की, आप अगर देखें 20th सेंचुरी से ये ज़्यादा शार्प रही है। 20th सेंचुरी तक क्या हुआ था कि तब तक खैर उनके पास, जैसा आपने कहा, साधन था, समृद्धि थे, लेकिन जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में अगर आप देखें जर्मनी जैसे देशों में नेवल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ब्रिटेन की जो स्ट्रेंथ थी, उनकी नेवल कैपेसिटीज़, उनकी मैरीटाइम फोर्सेस, वो कंपैरेटिवली कम होने लगी। ब्रिटेन की जो वर्क फोर्स है वो श्रिंक होने लगी। और ब्रिटेन की अगर आप आज की तारीख में प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करें तो वो यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देशों से कहीं ज़्यादा पीछे है। उनकी जिस तरीके से वहाँ पे उत्पाद हो रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी है, उसमें लगभग 20 से 30% का गैप है कंपेयर टू दीज अदर कंट्रीज जो विकसित देश हैं। प्लस पूरे विश्व भर में हमें भूलना नहीं चाहिए, जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है ऑन द ग्लोबल स्टेज हैज़ बीन द राइज ऑफ चाइना, जिसका असर ऑफ कोर्स सारे देशों पर ही पड़ा है। तो ब्रिटेन की आप जब तक देखें, आप जर्मनी, जापान, आप जब इनकी बात करते हैं, आप लगातार ब्रांड्स और कंपनीज की सोचते हैं। चाइना का अगर राइज हुआ है क्योंकि वो लगातार तकनीक के क्षेत्र में, कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में आप जिस तरीके से काम कर रहा है। आज आप ब्रांड्स की बात करते हैं, 5G की बात कर रहे हैं, इंडिया ने हुआवे पे ब्लॉक लगाया, काफ़ी सारे देशों ने ब्लॉक लगाया। कल ही एक सेमिनार में मौजूद थी मैं वहाँ, जहाँ बड़े बड़े इंडियन सर्विंग ऑफिशियल्स थे, बैकग्राउंड पर बात हो रही थी, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये था कि भैया आप उनको भले ही ब्लॉक कर दे, उस तरह की क्षमता बहुत कम देशों में है जो एंड टू एंड गैजेट, पूरी की पूरी तकनीक जो है सप्लाई कर सके। हुआवे 100% एंड टू एंड गैजेट टेक्निक सप्लाई करता है, सैमसंग 80% तक कर पाता है। तो तमाम ऐसे जो दूसरे कंपनियां हैं, इसमें भारत की कंपनियां इसमें शामिल नहीं हैं, जिन देशों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिन देशों में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उन देशों को खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। प्लस जो आपने ब्रेक्सिट की तमाम मिस कैलकुलेशन की सबसे ज्यादा ये पिछले कुछ सालों में, लेकिन 60 के बाद से जो तमाम दूसरे देश हैं, जैसे जैसे वो ब्रिटेन के जकड़ से निश्चित रूप से वो आज़ाद हुए, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना शुरू किया। इसका एक ओवरऑल एक जो साया है वो तो देखने को निश्चित रूप से मिला ब्रिटेन की अपनी एक डिक्लाइनिंग इकोनॉमी पर। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की तारीख में ब्रिटेन इज एन इकोनॉमी इन डिक्लाइन। अगले 1 या 2 सालों में हो सकता है जो G7 विकसित देशों की इकोनॉमी की जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड्स है, उससे नीचे गिर सकता है ब्रिटेन। ठीक बात। हमने तो उनकी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर बात की, व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ चुनौतियां हैं ऋषि सुनक के लिए, और वो बार बार उनको, हालांकि अभी की चुनौतियों के मद्देनज़र देखा जाए तो वो उतनी बड़ी नहीं है, और उसको अभी कम से कम उनकी पार्टी ने तो दरकिनार कर ही दिया है, जिसमें एक बड़ी चुनौती उनके सामने बार बार उनके रास्ते का जो रोड़ा थी वो ये थी कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर थे, यूएस की भी नागरिकता उनके पास थी। तो ऐसे में कोई आदमी जो प्रधानमंत्री बने उसके पास क्या दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। इसमें उनकी पत्नी के साथ जो कि नारायण मूर्ति की, अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी हैं, वो अपनी टैक्सेस अभी भी यूएस में सबमिट करती हैं, पूरी तरह से उनकी नागरिकता का मसला है। तो ये सारी चीज़ें, अब एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बीवी किसी दूसरे देश की टैक्स पेयर है, तो ये छोटी छोटी हालांकि उनको पे करना पड़ा। उन्होंने फिर जो क्लैरिफिकेशन वगैरह दिया कि उन पर आरोप लग रहा था कि भाई आप इनकम ब्रिटेन से कर रही हैं, टैक्स आप ब्रिटेन को नहीं दे रही हैं, इंडियन स्टैंडर्ड से हो रहा है। उनकी अपनी जो डिविडेंड इनकम है मिलियन पाउंड्स में जाती हैं वो। तो अब उसके बाद उन्होंने टैक्सेस जो है वो क्लियर किया और कहा कि नहीं मैं बाकायदा ब्रिटेन की भी जो है टैक्सेस, और वो इसलिए भी शायद बाद में क्योंकि अब पॉलिटिकल कंपल्सन हो गए थे, क्योंकि आप उस रेस में शामिल थे जहां पर वो कंपल्सन बन जाती तो आपको करना था वो। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये छोटी छोटी चुनौतियां, और वो इन तमाम चीज़ों से ऋषि सुनक को निपटना है। मेरे ख्याल से हम जो हमारा अगला विषय उस पर बात करते हैं। भारत की राजनीति में हर दिन बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। उसमें एक बड़ा कारनामा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है पिछले हफ्ते। उनका ये कहना है कि जो भारत की करेंसी है, जो नोट हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए।
ये आनंद, मैं इसको इस तरह से समझना चाह रहा हूँ कि एक तो बार बार कहा जाता है कि राजनीति को धर्म से थोड़ा अलग करके रखना चाहिए, लेकिन अब एक ऐसा स्लिपरी स्लोप है ये कि जिसमें भारत की राजनीति, हम कहने को चाहे कुछ भी करें, लेकिन बहुत आगे जा चुके हैं। चाहे वो मंदिर के आंदोलन से लेके हम आज की तारीख में देखते हैं कि हमारे तमाम राजनेता, खासकर प्रधानमंत्री जो हमारे सबसे शीर्ष पद पर बैठे हैं, वो आए दिन इस तरह के किसी न किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो और उसका उनको पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है, राजनीति में उसकी सफलता दिख रही है कि इससे उनको फ़ायदा मिल रहा है। जो स्मिता आप कह रही थी ना कि किस तरह से कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ने इसको, रिलीजन को, नेशनलिज्म को और साथ में उसकी इकोनॉमी को आपस में बिठा एक साथ मिला दिया है। तो अब सबको लगता है कि वही फार्मूला है सफलता का, राजनीति में सफल होने का। वरना इस तरह के जो तर्क हैं किसी राजनेता से आना और कि इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी या इससे आशीर्वाद मिल जाएगा अर्थव्यवस्था को, ये अपने आप में कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि नेताओं को ये बात पता है कि जो मास है, जो बड़ी आबादी है, उसको इन सब चीज़ों में भरोसा होता है या उसको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, अपील करती हैं, वो इससे प्रभावित होता है और इसके आधार पर वोट देता है। इसलिए ये सब करके भी उनको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इसमें मूर्ख साबित होने जैसा कोई खतरा नहीं है। देखिए, इस वक्तव्य को कई दृष्टि से देखा जा सकता है। एक तो है कि जो वैकल्पिक हिंदुत्व है उस स्पर्धा में एक और मतलब अपने को एक पिच करने का कि इस स्पेस में हम भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। और खासकर ये जो कन्वर्जन वाला जो विवाद हुआ था ये अम्बेडकर समारोह में, उसमें और चुनाव जो अभी होने वाले हैं उसमें एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी हो सकता है कि कुछ और बढ़ चढ़ के बोलो कि जो क्रेडेंशियल्स फिर से रीएस्टेब्लिश हो। एक ये हो सकता है। दूसरी बात है, लेकिन इसमें ये है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो आंदोलन जो है या जो उस स्पेस में एक नेचुरल क्लेमेंट पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सशक्त है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पीछे जो है उस मूवमेंट को, उस हिंदू राष्ट्रवाद के मूवमेंट से जुड़ी जो है उपलब्धियां हैं, जो वो राम मंदिर का हो या कुछ भी हो या उससे जुड़ी मोबिलाइजेशन है। आप एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और उसी को आधार बनाकर आपके पास ना उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ना उपलब्धियां हैं, तो बी टीम, हिंदुत्व की बी टीम बनकर जो है मेरे ख्याल से एक बहुत उसके इमीडिएट गेन्स हैं नहीं। और अगर बहुत लंबा अगर सोच रहे हैं 10-20 साल का, तब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई गेन्स इसमें मुझे नहीं दिखते हैं कि है। जो भाजपा है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, खासकर पिछले 8 सालों में जो अभी जो सत्ताधारी जो रेजीम है वो दोनों तरह का मीन्स खोज रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के विधि न अब 8 सालों के अनुभव के से और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से भी क्या क्या संभावनाएं हैं जो इसको पुश किया जा सकता है। तो वो और उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिस्ट्री है, एक और छोटे छोटे जो हिंदू संगठन हैं उनको एक राजनीतिक सॉल्यूशन देती है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन कि भाई तुम ये अगर कोई जो उसमें उग्र भी है या ये है कि उग्र हो तुम्हारा स्पेस है, लेकिन इसके पॉलिटिकल सॉल्यूशन के हम जो है उसका झंडा हम लिए हुए हैं। उस स्थिति में अभी आप नहीं हैं। दूसरी बात है कि अब जो हास्यास्पद बयान है उसको अगर मेरिट पे भी देखें तो जैसे 26 नवंबर 1949 में जो संविधान की मूल प्रति जिसको एडॉप्ट किया गया उसमें भी नंदलाल बोस को कमीशन किया गया था। रामायण से जुड़ी कई तस्वीरें हैं, मतलब पेंटिंग्स हैं और बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उस पे नहीं है वो, लेकिन मेरे ख्याल से धार्मिक अभिव्यक्ति से ज्यादा भारत की जो एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व जो भारत जो भी विरासत है उसको लेकर है। इसमें मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि वो
मान लीजिए डाल भी दी दिया जाए नोट, एक तो वो आरबीआई के अधीन है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते, आरबीआई नोट पे क्या डालना है नहीं डालना है वो करता है, कंसल्ट तो करती होगी सरकार से, हो सकता है मान लीजिए कि डाल ही दिया जाए, वहां तक उनकी बात मान लीजिए पचा भी ली जाए, लेकिन उनका तर्क इसमें जो है वो अंधविश्वास के दायरे में जाता है। मान लीजिए एक उसी तर्क को जिस तर्क से वहाँ रामायण की बनाई गई उसी को मान लिया, लेकिन उनका जो तर्क है वो हाँ वो किससे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी या रुपया मजबूत हो जाएगा, तो ये सब अंधविश्वास है और ये सब जो है तर्क के जो है विरुद्ध जाता है। देखिए इसमें एक तो ये ट्विटर से ही पता चला, मुझे याद नहीं था, कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात का जिक्र शायद 2020 में किया था कि गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए। तो लोग बहुत सारे पुराने ट्वीट्स निकाल रहे थे क्योंकि उस दौरान भी काफ़ी सारे ऐसे कार्टूनिस्ट्स हैं जिन्होंने कार्टून बनाया था इस मुद्दे पर। दो चीज़ें हैं, जो एक लॉबी ये डिफेंड करने के लिए कह रही है कि दरअसल ये निशाना गुजरात चुनाव है, कि वहाँ आप एक ही मुद्दा है बीजेपी के लिए, हिंदुत्व का मुद्दा, तो आप उस जो है बलून को आप थोड़ा सा फुस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इन मुद्दों को या आप पहले से ही ऐसे मुद्दों को उछाल रहे हैं तो बीजेपी मजबूर हो जाएगी धर्मनिरपेक्षता की बात करने को लेकर। और उसका जो हास्यास्पद असर देखने को मिला कि आपके जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, कल वो सेक्युलर इंडिया की जो है दुहाई दे रहे थे अपने शो पर, मतलब आयरनी डाइंग 1000 डेथ्स। बट हैविंग सेड दैट, मतलब फ्रैंकली देखिए बीजेपी की जो नींव है, आरएसएस बीजेपी की जो नींव है वो धर्म पर है, वो मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व आइडेंटिटी पर है। बीजेपी जब पावर में आई थी उन्होंने हमेशा से एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। तो बीजेपी जब ये बातें करती हैं तो ये आपको ठीक लगता है कि चलो ठीक है ये तो इनकी कोर विचारधारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये बातें नहीं कही थी सत्ता बनाने के लिए। उन्होंने हमेशा से उदारवाद का सहारा लिया, धर्मनिरपेक्षता का सहारा लिया, संविधान का लिया। तो उसके बाद अगर आप ये बयान आप उस नजरिए से भी कर रहे हैं कि नहीं मैं बीजेपी के थोड़े से बलून्स को हवा निकाल दूं, तो ये जैसा आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ये स्लिपरी स्लोप है। अगर आप इस रास्ते पर चलने लगेंगे, फिसलना आप शुरू करेंगे एक बार, तो वो आप रोक नहीं पाएंगे खुद को। आप तो ये मतलब कुल मिलाकर जो मामला है वो ऐसा लग रहा है कि इस देश में सब कुछ सही में भगवान भरोसे ही है फिलहाल, इसीलिए आप भगवान का ही सहारा लिए जा रहे हैं। ग्रोवर का डायलॉग याद आ रहा है वो कि कहाँ जा रहे हो जहां पर उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंसी में जहां वो भस्म रगड़ के खड़ा है वहां तुम जाके गणेश लक्ष्मी की तस्वीर चिपका रहे हो, तो इससे कुछ मिलना मिलाना अभी बहुत... तक जो है आपने शिक्षा की बातें की, आपने बार बार स्कूल्स को अपना प्राथमिकता बनाया, आपने कहा कि हम शिक्षा के लिए आ रहे हैं, हम महिला सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब आप अगर कैंपेन में गणेश लक्ष्मी की आप तस्वीरों की बात करने लगते, जिसकी बाय द वे अपनी बहुत तकनीकी और लीगल इश्यूज है, नोट पर आप नहीं डाल सकते इस तरीके से, और वो हर्षवर्धन जी भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे that you obviously cannot replace a Gandhi from the notes just like this based on your whims and fancies। उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने ये कहा कि गांधी जी के साथ दूसरी तरफ गांधी जी को रखते हुए लेकिन नोट के साथ सतीश आचार्य ने या मल्टी स्टार हो जाएगा। नहीं तो उसमें उमा शंकर सिंह ने आई थिंक जो पत्रकार हैं उन्होंने अच्छा ट्वीट डाला था, उन्होंने कहा कि एक ख्याल ये भी है कि क्या नॉनवेज खाने के लिए मटन की अलग करेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सीरियस इशू है। उत्तर प्रदेश में आप अखबार में चूंकि गणेश लक्ष्मी उस नॉनवेज आपने गिरफ्तारी की ना भाई, गिरफ्तारी तो इस देश में अगर आप इस पागलपंथी को और हवा देंगे तो ये तो कहीं रुकने वाला नहीं। मैंने कहा ना ये इतना स्लिपरी स्लोप है कि आप इस डोमेन में जहां जा रहे हैं वहां पर इतने रास्ते खुल जाएंगे कि फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर्षवर्धन जी देखिए अतुल जी, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पा रही। वो प्रसन्न है कि हमने ऐसा काम कर दिया जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। और चूंकि मैं 2007 से लगातार गुजरात चुनाव कवर करता रहा हूँ, और पहली बार एक बिजनेस चैनल के लिए, उसके बाद स्वयं अपने लिए करता रहा, और वहां पर एक बात मैं बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि ये बात सुनते हुए लगती है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला, संघ का एकदम मॉडल, नरेंद्र मोदी, हालांकि नरेंद्र मोदी के पहले भी भारतीय जनता पार्टी वहां आ गई थी 6 साल पहले ही, लेकिन अगर हम उस मॉडल की भी बात करें तो गुजरात में जिस दिल्ली मॉडल के शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ, जिस ऑडियो विजुअल को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि हमने एक क्लास में लगा दिया, 2012 में मुख्यमंत्री रहते हुए बाकायदा उस तालुका का नाम मैं भूल रहा हूं जहां नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी,
तो वहां ये मॉडल चलता नहीं है, चलेगा भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को आप इससे कुछ बहुत बेहतर बता रहे हो तो वो बताइए। दूसरा, गुजरात में अगर हम जिसको हम कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट या कोई इंडस्ट्री, तो उस लिहाज से भी बहुत कुछ बताने को नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो एंटी मोदी वोट्स हैं उनमें तो खूब जम के सेन लगाने में कामयाब रहे हैं। और मैं ये स्वीकार करता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि मेरा पिन ट्वीट है कि केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन मैं अहमदाबाद से अभी लौटा तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा उस पर करेक्शन करना चाहिए। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वहां कुछ अच्छा करें। अब मुश्किल क्या हुई कि गोपाल इटालिया के पुराने वीडियो, नई बयानबाजी और साथ में राजेंद्र पाल गौतम का वो जो वीडियो वायरल हुआ, उसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी की छवि हिंदू विरोधी की बना दी। गुजरात बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा राम कथाएं वहीं होती हैं, सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त वहीं हैं, सबसे ज्यादा स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर वहीं, सबसे ज्यादा एक तरह से कहें कि धार्मिक पर्यटन पर देश में कोई जाता है तो गुजराती जाते हैं, खूब जम के जाते हैं। आप बसें देखते होंगे, वॉल्वो बसें जाती रहती। वहां पर यह मुद्दा बन गया और अरविंद जी ने यह प्रयास तो किया कि ठीक है हमारी मुस्लिम हितैषी वाली छवि नहीं है, लेकिन जब हिंदू विरोधी छवि बनने लगी तो उनको लगा खतरा है। और मैं हिंदू होने के नाते तो हर कोई खुश होगा लक्ष्मी गणेश की, लेकिन आप 3 बार आपने 4 बार बोला अतुल जी, और चारों बार आपको खुद को करेक्ट करना पड़ा। मैं याद दिलाता हूं क्या करेक्ट करना पड़ा। आप हर बार कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, फिर कह रहे हैं कि नहीं चित्र। दरअसल यही मूल बात है। लक्ष्मी गणेश का चित्र नोटों पर क्यों होना चाहिए? इससे मूर्खतापूर्ण विचार नहीं हो सकता है। लक्ष्मी गणेश का सिक्का मिल जाता है तो जो हिंदू है, जिसको धर्म के नाते आस्था है, वो उसको माथे से लगा के रखेगा, सबसे पवित्र जगह पे रखेगा। और नोट तो हर किसी के हाथ में जाती है, हर जगह रहती है। आप उसमें बिल्कुल ये बहस में चाहता हूं कि लोकतंत्र में हो कि गांधी जी के अलावा और किसके फोटो हो सकते हैं, राष्ट्र नायकों की फोटो हो सकती है, वो सब बिल्कुल ठीक है, वो आपका हमारा विचार हो सकता है, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को असहज करने के लिए, गुजरात के चुनाव के लिहाज से लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि हम जीतेंगे। लेकिन आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत स्लिपरी रास्ता है। मैं तो समझता हूं कि स्लिपरी नहीं है, गड्ढे में गिरने जैसा है। अभी तो शुरुआत हुई है और इसका जो रिस्पांस है वो उनको लाभ देगा क्या या नहीं देगा, या टीवी की बहस तक या हम लोग की बहस तक रह जाएगा। मुझे लगता है इसका जो दूसरा पहलू है, जो भी आनंद ने भी कहा कि अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। आप ठीक है, आप कहीं बहुत लगता है तो आप मूर्ति बना लीजिए, और अगर आपको इतना भरोसा है तो आप अपने पंजाब के सभी कार्यालयों में लक्ष्मी गणेश जी का चित्र लगाइए और जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है उसको मुक्त कर लीजिए। इससे सुंदर क्या होगा? क्यों, जरूरत क्या है? अपने कार्यालय में लगा लीजिए। केंद्र सरकार से जो आप कहते हैं कि पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा मिल जाएगा आपको। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लगा लीजिए। जो आप कहते हैं कि फंड नहीं, हालांकि सबसे ज्यादा फंडिंग गुजरात में यही कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया है एडवर्टीजमेंट के लिहाज से, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप करिए। मुझे लगता है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। कम से कम जो पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे, हम लोगों को तो एक स्वर में इसको खारिज करना चाहिए। ठीक बात है। और अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स जिस तरह से बदली है उस पर मतलब कोई अभी तक उस तरह का बहुत सॉलिड एनालिसिस कहीं मुझे पढ़ने देखने को नहीं मिला है कि मैं कहता हूँ कि 70 साल में कांग्रेसी जिस अवस्था को प्राप्त हुए, भाजपा वहाँ पहुँचे 30 साल में ही पहुँच गए। उनकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो 8 साल में वहाँ पहुँचे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से इन्होंने बार बार रिकैलिब्रेट किया। इतना तेज़ी से रिकैलिब्रेट करने का जो मादा है, मतलब या तो ये कहें कि अरविंद केजरीवाल बहुत दुस्साहसी नेता है, वो एक हद तक सच है। इस दौर में राजनीतिक पार्टी बनाना, उसको 4 साल 3 साल के अंदर सत्ता तक पहुंचाना, इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल बहुत विली, बहुत दुस्साहसी नेता है। लेकिन पूरी पॉलिटिक्स को रिकैलिब्रेट करना कि आप एक लिबरल, बहुत उदारवादी, क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी उससे आए हुए थे कि आपने एक आंदोलन का वो किया और आंदोलन से पैदा हुए, और अचानक से आप उस पॉलिटिक्स में घुस गए जो कि पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि आपने मुसलमानों को एक टाइम पे पूरी तरह से बस के नीचे झोंक दिया जब दंगे हुए। जब ज़रूरत आई आपने दलितों के वोट की परवाह नहीं की। राजेंद्र पाल गौतम के मामले में राजेंद्र पाल गौतम, आज भी सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं हुआ है जबकि वो जेल में है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो गया। नोट की ये बात आई, स्थिति आ गई कि लक्ष्मी गणेश। तो ये इतने क्विक सक्सेशन में जब आप अपनी पॉलिटिक्स को रिकैलिब्रेट करते हैं तो ये या तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को बाकी किसी से भी ज़्यादा पकड़ है नब्ज की आम आदमी की कि मैं जानता हूँ इसको क्या चाहिए, अभी कल इसको क्या चाहिए था, आज क्या चाहिए था, मिनट दर मिनट वो ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोई आइडियलिस्टिक, कोई विचार, कोई सोच उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं है, केवल अपॉर्चुनिज्म है।
देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिज्म तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ में ये है कि हाँ, दे हैव दैट फायर इन द बेली। सत्ता में आने का एक तरीके से जो भूख है, जो जोश है, जो बहुत सारी पार्टियों में आज की तारीख में नदारद नजर आता है। भाई सपा 2 दिन के लिए साइकिल यात्रा करते हैं, उसके बाद पूरे साल भर पता नहीं चलता कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। मायावती कहाँ चली गई हैं, कोई निशान कहीं ढूंढ के नहीं आता। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निश्चित रूप से अपनी आइडेंटिटी को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो एक तरीके से सड़क की राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल ऊपर उभरे, वो सड़क की राजनीति को भी अगर आप देखें, जो बात बात पर रह जाकर वो अपनी जो फर्स्ट टर्म थी, हर बात पर जाकर वो प्रोटेस्ट में बैठ जाते थे, फुटपाथ पर बैठ जाते थे। सेकंड टर्म में वो ज्यादा जो है परिपक्व होकर आए, उसमें बैठना उन्होंने बंद किया, बयानबाजी कम कर दी। तीसरी बात है, देखिए अतुल, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इनको जो सपोर्ट समर्थन मिला है, एक बड़े उदारवादी क्षेत्र से सेक्शन से मिला था, जिनको लगा था कि एक वैकल्पिक राजनीति पेश कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें नहीं फंस रहे हैं कि हमें एक सर्टेन लिबरल परसेप्शन में फंसना है कि अगर लिबरल्स हमें अप्रूव कर रहे हैं या नहीं तभी हम कदम उठाए। मुझे लगता है उससे वो आगे चले गए हैं, अब वो ठेठ राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए जब उनकी पूरी की राजनीति की बेसिस एक तरीके से निर्भया मामले को उन्होंने इतने जोर शोर से उछाला, निर्भया के गैंगरेप के खिलाफ, उसकी मौत के खिलाफ वो सड़कों पर आए, बैठे थे जंतर मंतर पे जाके। आज बिल्किस बानो के मामले में कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साधी रही। ये है कि हाँ, मुसलमानों को लेकर डॉग विसल नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी में बिल्कुल टॉप ऑफ द लीडरशिप से होती है, जो इनेबलिंग डायरेक्टली होती है। लेकिन आप चार्जशीट अगर किसी मुस्लिम फेस के खिलाफ होना है, आप उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। जैसा आपने दिल्ली राइट्स का जिक्र किया, रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर अभी जो तमाम मुद्दे हुए, रोहिंग्या मुस्लिम्स को आपने बयानबाजी की, उनको आपने डाल दिया। रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं वो, ये सत्ता के लिए जरूरी है, खास करके जब आपके सामने बीजेपी जैसी एक इलेक्शन मशीन हो जो सोती ही नहीं है, जो एक चुनाव होते होते अगले 3 चुनावों की बात सोचने लगती है। तो ये रिकैलिब्रेशन जरूरत है, लेकिन ये रिकैलिब्रेशन अगर आपके कोर प्रिंसिपल्स के कॉस्ट पर हो, तो क्या आप अपने उस ऑडियंस को खो देंगे जिन्होंने सबसे पहले आपका साथ दिया था? ये जो है, मुझे लगता है इस बात को चुनाव ही तय कर पाएंगे। अतुल, आनंद, आपको कुछ जोड़ना है? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये यात्रा है कि एक कॉन्ट्रेरियन पार्टी से एक मेन स्ट्रीम पार्टी होने का। तो वो मुख्य राजनीतिक मुख्य धारा में जो आए, तो उसमें जो अपोजिशन का स्पेस है, उसमें जो है कि वोकल कौन है अभी, ये कि संभावना किस में दिख रही है। अभी अपोजिशन स्पेस में लड़ाई इस बात की है किस, और ये जो ऑप्टिक्स का, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, ये कुछ बोलते हैं, मतलब कि समाचार में बने रहो। जो अपोजिशन स्पेस है वो ऑक्युपाई किए रहो कि जो विकल्प है वो हम ही हैं। देखे जाने चाहिए। इनके साथ समस्या ये है कि अभी भी मिड साइज्ड स्टेट के ऊपर, पंजाब एक मिड साइज स्टेट है, बड़ा स्टेट तो है नहीं। अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं, गुजरात, हिमाचल तो छोटा स्टेट है, गुजरात मिड साइज, इनके लिए एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी दीर्घकालीन योजना है, क्योंकि अभी भी ये कोई बड़े राज्य में सेंध नहीं लगा पाए हैं, और कोई बड़ा वोट प्रतिशत भी, सीट तो छोड़िए, वोट प्रतिशत, इनके लिए बड़ी चुनौती अभी ये है कि एक बड़ा राज्य इनके पास चाहिए, और वो हिंदी पट्टी का हो तो इनको और बल मिलेगा, क्योंकि उसके डोमिनो इफेक्ट दूसरे हिंदी भाषी राज्यों। बार बार ये कहा जाता है कि विकल्प वाली जो बात है, अगर आम आदमी पार्टी के नज़रिए से विकल्प के विचार पे हम थोड़ा सा विचार करें, सोचें, तो अगर ले दे के आप की पार्टी पॉलिटिक्स का तर्क यही है कि विनेबिलिटी क्या है ना, जीत कैसे सकते हैं, और उस जीत के लिए किस किस तरह के समझौते किए जा सकते हैं। यही पार्टी शुरू हुई थी जिसमें लोकपाल था कैंडिडेट चयन करने के लिए, और आज किसी तरह के सारी प्रक्रियाओं से, तो वो चीज़ तो कांग्रेस भी करी रही थी, बीजेपी भी करी रही थी, वही सारी चीज़ें बाकी क्षेत्रीय दल कर रहे थे, वही चीज़ आम आदमी पार्टी भी करने लगी है, वही सारे तर्क। तो इसमें फिर बदला क्या, और क्यों फिर इस विकल्प की ज़रूरत क्या है, हर्षवर्धन जी? ये सवाल ऐसा है
कि एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद जी जैसे थे वैसे अब नहीं रहे। आपने या स्मिता ने बोला कि जो लोग उनको सपोर्ट करते थे वो अब नहीं करेंगे। तो देखिए, अरविंद जी किसी तरह के थे नहीं और न वो हैं। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में वो अलग तरह की एक परिकल्पना है, अलग फिनोमिना है। और मैं ये भी मानता हूं कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अगर कोई खड़ा है, लड़ाई लड़ते हुए दिखता है, तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। और उनकी बड़ी एक खूबी मैं मानता हूं कि अपने जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को ट्रेंड कर दिया है। जैसे ये शायद भारत में कोई नेता नहीं कर सकता था। कल जब वो कूड़े के पहाड़ पर गए और भाजपा को उन्होंने दोषी ठहराया, बिल्कुल ठीक बात है, भाजपा को दोषी ठहराना चाहिए, 15 साल से एमसीडी में है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो अरविंद जी का चरित्र दिखाता है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई, स्कूल, अस्पताल और ऐसे मुद्दे उन्होंने कहा इस पे चुनाव हो गया, अब 2025 में इसकी बात करना। और ये अरविंद केजरीवाल दुस्साहस कब कर रहे हैं? जब छठ पर्व चल रहा है, जब झाग में यमुना भरी हुई है। और उससे आगे की बात की, जब सुबह मैंने देखा तो एजेंसी से ट्वीट था, तो मैंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल क्या है, केमिकल छिड़क के करेंगे। तो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक है नरेश बालियान, उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा मॉडल होगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी यमुना में जल समाधि ले लें, यमुना साफ हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। आपको याद हो, इसी तरह की बात वो जब मेन स्ट्रीम नेताओं के लिए बोलते थे तो हम पत्रकार भी खुश होते थे, हम लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। और मुझे तो याद है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी के चैनल के संपादक, वो उस वक्त अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी के अनजाने लोगों को बड़े नेताओं के साथ बिठाते थे। आज अरविंद केजरीवाल उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। आज उनके पास ताकत है, पैसा है, फंडिंग है, वो सब कुछ इसको एक तरह से कहें कि वो कंट्रोल करते हैं। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि जिस बदलते समय में है वो, उसमें कोई भी एक चीज है जो बहुत तेजी से हिट करती है, अगर नहीं होगी तो वो शांत हो जाएंगे। 4 साल वो लड़ते हैं नरेंद्र मोदी से, हरदीप पुरी के साथ कार्यक्रम में बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं, मोदी जी के साथ मिलकर हम करेंगे, और नारा लगाने लगते हैं, देश में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त वो वक्फ के कार्यक्रम में जाते हैं, कहते हैं मेरी तो इच्छा है कि एक दिन वक्फ जो है देश का सबसे अमीर बोर्ड बने। और अचानक वो ये कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो। खालिस्तान समर्थकों के साथ 2017 के चुनाव में वो दिखते हैं। केपीएस गिल का बयान होता है कि खालिस्तान समर्थक भावनाएं भड़क गई जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई हुई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद इस देश की राजनीति का एक अद्भुत प्रयोग है। अब वो कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, हम आगे बात करेंगे। हम लोग कहते रहे कि एक आदमी उनके साथ था, दूसरा नहीं था। आधार उनका बढ़ा है, दिल्ली और पंजाब में वो सत्ता में है, और अगर किसी एक और राज्य में थोड़ा उनको प्रतिशत मिल गया तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। शायद दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, अब तो बची भी बहुत कम है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक बात। मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी बातचीत हुई। मैं एक कमेंट आप लोगों से चाह रहा हूँ। आखिरी विषय है जो कि द वायर का मसला है। द वायर और मेटा के ऊपर उनकी जो स्टोरी थी, संक्षेप में मैं बताऊं तो स्टोरी का लबुलवाब ये था कि फेसबुक ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख हैं, उनको कुछ विशेष ऐसे अधिकार हैं, मिले हुए हैं, जिसके तहत वो जब चाहें किसी भी पोस्ट को स्ट्राइक कर सकते हैं, डाउन करवा सकते हैं, और उनकी किसी पोस्ट को अगर उस दायरे में आती भी है तो भी स्ट्राइक डाउन नहीं होगा। ऐसा आरोप स्टोरी में था, और बाद में मेटा ने उसको खारिज किया। उसका कहना था ये फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो स्टोरी काफ़ी खींचतान के बाद अंततः ये साबित हुई, और द वायर ने उसको वापस भी ले लिया। उसने अपनी गलती माना कि इसमें उस तरह की तथ्यात्मक गड़बड़ियाँ हैं। और ये तो एक तो ये हुआ कि एक ये स्टोरी गई जिसमें तथ्य नहीं थे। दूसरा ये है कि जो तथ्य नहीं थे तो जवाबदेही की बात आती है, कि एडिटोरियल लैप्सेस की बात आती है, कि जो एडिटर्स है किसकी, जब आप इतनी सेंसिटिव स्टोरी कर रहे हैं जहाँ पर इतने बड़े एलिगेशन हैं, तब ये एडिटोरियल लैप्सेस को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा उसका हिस्सा है कि पत्रकारिता में लंबे समय से भूल सुधार, माफ़ी, कोरिजेंडम, इसकी एक परंपरा है, बड़ी लंबी परंपरा है। मेन स्ट्रीम तमाम बड़े अखबारों से लेकर सब लोग हर दिन करते हैं। अब कोई स्टोरी गलत चल जाती है, तथ्यात्मक त्रुटि चल जाती है, गलत नाम चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ होती हैं, उसकी भूल सुधार कर ली जाती है। तो उस परंपरा का ही एक एक्सटेंशन हो सकता है। किस निगाह से देखें हम लोग, क्योंकि अब ये मामला दबता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अमित मालवीय आईटी सेल के जो चीफ हैं भारतीय जनता, उन्होंने कहा है वो उसको क्रिमिनल डिफेमेशन में ले जा रहे हैं। तब ये कैसे इस चीज़ को देखा जाए बतौर पत्रकार, ये हम क्या वायर को ये छोड़ दे सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ये परंपरा रही है, वायर को भी एडवांटेज मिलना चाहिए, सबको रहा है। और ये पत्रकारिता
कोई एकदम से आखिरी शब्द, एक रिपोर्ट वहीं पर समाप्त नहीं होती, उसका फॉलोअप होता है, उसका अगले दिन कुछ और होता है, उसके अगले दिन कुछ और होता है। तो उसी का हिस्सा है उसका कोरिजेंडम, उसका भूल सुधार, उसका माफीनामा। वो वायर ने कर लिया है। यहाँ से क्या वायर को वो छूट मिल रही है, मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए। बाकी लोग, आप लोग अपनी राय दें। इसमें 2-3 क्विक चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। अतुल, जो आपने कहा कि अमित मालविया को राइट्स मिल रखी हैं, वायर ने जो रिपोर्ट किया, दरअसल ये मेटा ने इंस्टा के लिए अपने अंदर एक एक्सचेकर सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें कोई डिनायल नहीं है, वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पूरी इन्वेस्टिगेशन थी कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की खास, एक तरीके से कहें विशेषाधिकार मिले हुए, एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी मिल रखी है कि सोशल मीडिया पर आप किसके खिलाफ आप कौन सी पोस्ट्स टेक डाउन कर रहे हैं। इस पर भी कोई शक नहीं है कि जिसको इन्होंने प्राइमरीली रिपोर्ट किया था इंस्टा पर, कि जिस अकाउंट को, जिसमें दिखाया गया था कि योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी जा रही है, उस पोस्ट को टेक डाउन किया गया था, क्रिंज एक्टिविस्ट नाम से हैंडल, और बाद में उसको रीइंस्टेट कर दिया ठीक उसी दिन जिस दिन ये वायर ने मानी कि ये बात जो है वो गलत है और हमारी रिपोर्ट्स को हम फिलहाल टेक बैक कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, वायर ने जो शुरू में जब ये रिपोर्ट आई, जिस तरीके से टेक वर्ल्ड को डिवाइड अप कर दिया, इसमें वायर ने जो अपने रिस्पॉन्स में कहा कि एंडी स्टोन ने बाकायदा ईमेल भेजे हैं मेटा के अंदर से अपने इंटरनल स्टाफ को। एंडी स्टोन के उस ईमेल आईडी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। ये कहा गया कि ये एंडी स्टोन का असली ईमेल नहीं है। तो somebody like सिद्धार्थ वरदराजन, देखिए, आसानी से कोई एडिटर इन चीफ या एडिटर अपनी एक स्टोरी को अपना बायलाइन नहीं देते हैं इस इंडस्ट्री में जब तक उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा ना हो जाए। इसमें मुझे लगता है जो वायर की दिक्कत हुई, अतुल, जो आज की तारीख में पत्रकारिता के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आप एक कॉन्फर्मेशन बायस के साथ काम कर रहे हैं, आप मेक बिलीव कर रहे हैं, यू आर लेटिंग योर बिलीफ टेक ओवर योर एडिटोरियल डिसीजंस, कि आप चूंकि ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल हेड की एक सर्टेन प्रकृति है, नेचर है, तो आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट एविडेंस यू हैव। दूसरी बात है, देखिए, अमित मालविया एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि अभी तक रिएक्ट उन्होंने किया नहीं था, तो वो एक तरीके से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल और सिविल दोनों डेफेमेशन फाइल कर रहे हैं। आमतौर पर सिविल डेफेमेशंस की मीडिया की जितनी केसेस आज तक कोर्ट में गई हैं, दे हैव नॉट हेल्ड अप टू द कोर्ट। लेकिन इस केस में जो वायर के लिए दिक्कत होगी, ये जो फैब्रिकेशन वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स क्या उनको फॉर्ज किया गया, हाँ। अगर ये फॉर्ज किया गया, क्या उनके इंटरनल स्टाफ, जिस रिपोर्टर की खास करके बात की जा रही है, उस रिपोर्टर ने इसे फॉर्ज किया, तो फिर दिक्कत है। हाँ। क्योंकि फिर ये कोर्ट में ये एक्चुअली फिर ये फ्रॉड का मामला हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये किसी सूत्र ने दिया, तो क्या ये कोई हिट जॉब था? क्या ये जानबूझ के ये डॉक्यूमेंट प्लांट किया गया? एंड समबडी लाइक अ वायर, जब वो इस तरह के एक ट्रैप में जाते हैं, वायर की एक लंबी इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड रही है। आज इस स्टोरी की वजह से ये हुआ कि टेक फ्रॉग को लेकर भी इन लोगों ने जो स्टोरी किए थे, वो सारी स्टोरीज टेक डाउन किए गए हैं। वो स्टोरीज भी जो है अब उसमें ज्यादातर फर्जी पाई गई हैं। तो एक ओवरऑल निश्चित रूप से आज की तारीख में जहां भारत में ऐसे ही मुख्य धारा की पत्रकारिता पर इतने सवालिया निशान लगे हुए हैं, जहां जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जारी है, जिसमें न्यूज़ लॉन्ड्री, क्विंट, वायर जैसे संस्थान शामिल हैं, अगर उनमें से कोई भी इस लेवल की बड़ी गलती करता है तो दूसरों के लिए भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है। हैविंग सेड दैट, सिद्धार्थ वरदराजन को निजी स्तर पर बहुत सालों से हम जानते हैं और वायर ने काम बहुत सारा अच्छा किया है। सिद्धार्थ ने, उनकी एक बॉडी ऑफ वर्क है जिसकी वजह से मैंने एक दिन उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर दिया ट्वीट पर, तो दिन भर जो है मेरे पीछे ट्रोल्स पड़े रहे। तो ये पर्सनल रिलेशंस असाइड, वायर को मुझे लगता है उन्होंने देर कर दी अपनी इस अपॉलॉजी को मांगने में और स्टोरीज टेक डाउन करने में। जो शुरू में वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए, वो ऑफेंसिव होने की जगह दे शुड हैव रेड दोज रेड फ्लैग्स, जो सिर्फ और सिर्फ एक राइट ऑफ सेंटर के विचारधारा के लोगों नहीं उठा रहे थे, बल्कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, a lot of sensible people जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने उन फ्लैग्स की ओर इशारा किया था। तो अगर वायर ये पहले ही देखते हुए पहले ही मान लेता कि नहीं, हम एक इंटरनल रिव्यू कर रहे हैं, तब तक हम स्टोरी होल्ड पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्फर्मेशन बायस के चक्कर में पत्रकारिता में आज की तारीख में बहुत सारे आप सबूतों पर भारी पड़ रहा है, ये मुझे लगता है इसको लेकर बहुत ज़्यादा आज सोच विचार करने की ज़रूरत है मीडिया के अंदर। एंड आई एम ग्लैड कि वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया है कि अगर आप इन खोजी पत्रकारिता करते हैं तो एक हड़बड़ाहट
घबराहट में ना रहें अपनी खोजी पत्रकारिता को साबित करने के लिए। हाँ, और जरूरी नहीं कि हर स्टोरी आपकी मतलब उसी पैमाने पर असर डाले कि आपको सरकार की छोटी छोटी चीज, और आप छोटी छोटी जो जो पैरामीटर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करें। जिस कंफर्मेशन बायस का आप जिक्र कर रही, वो बड़ी वजह दिखती है इसमें। आनंद, मेरे ख्याल से जो बहुत बटा हुआ मीडिया स्फेयर है, जो फ्रेगमेंटेड मीडिया स्पेस है, उसमें जो कटसी है बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सटेंड करने की, वो तो संभव नहीं है, और उसके कारण इस पर एक संतुलित विचार बनाना मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर ऐसी ही बहुत बड़ी गलती कोई दूसरी संस्था की रहती तो वायर भी उस पे बहुत निर्मम होता। मुझे नहीं लगता है सिद्धार्थ वरदराजन उसको छोड़ देते, मुझे नहीं ऐसा लगता है। और ये जो कटसी है बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सटेंड करने की, और ऑनेस्ट मिस्टेक, तो ऑनेस्ट मिस्टेक जो बहुत यूफेमिज्म टाइप का एक सुगर कोटेड चीज, ऐसा बटा हुआ विचारधारा लोगों का है कि वो हो गया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी, इनकी बात से यही कॉन्फर्मेशन बायस का ही एक रूप है, जहां आपके जो निष्कर्ष हैं पहले से तैयार हैं और फोर्स फीड कर रहे हैं डेटा या जो भी आपको मिल रहा है। तो वो एक जो क्रिकेटिंग पैरेलेंस में कि जो आइज लिट अप हो गई, कोई फ्लाइटेड गेंद देखा तो हिट करने के लिए एकदम लार टपकने लगा, सेलिब्रेटिंग टाइप का, तो वो एक चीज़ है। तीसरी बात इसमें ये भी है कि जैसे ये तो खोजी पत्रकारिता की एक बात हुई, एक सामान्य तौर पर भी जैसे 2013-14 में जब हिंदू के संपादक थे वरदराजन, वहाँ से हटाए गए, तो वहाँ जो बोर्ड मीटिंग में एन राम ने, जो कि 1799 ने लिखा भी था इस पे, कहा था कि देयर इज टू मच एडिटोरियलाइजिंग इन रिपोर्टिंग। मतलब रिपोर्टिंग में भी बहुत ज़्यादा एडिटोरियलाइजिंग है, और इनका सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ है। जैसे कि मोदी उस समय जो है प्रधानमंत्री की दौर में थे, और एक माना जाता था कि हिंदू का एक ये था कि प्राइम मिनिस्टेरियल जो प्राइम कैंपेनर है उसका कोई कवरेज ही नहीं रहता था पूरे अखबार में। तो ये सब कई चीज़ें थी। तो ये तो खैर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। नॉर्मल रिपोर्टिंग में भी ऐसे बायसेस को स्थान दे देना, तो ये एक जो है एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा नहीं है मेरे ख्याल से। और यही है मेरा तो यही। सबसे ज़रूरी बात यही है, ऑनेस्ट मिस्टेक तभी होगा जब आपके कंपनी के अंदर से किसी ने जानबूझकर मेल फॉर्ज नहीं किया हो अतुल। ये प्रूफ करना जो है ना, इस पर मुझे लगता है कोर्ट पर ज़्यादा ध्यान रहेगा कि क्या वो एंडी स्टोन के नाम से जो ईमेल्स हैं जिसमें टाइम स्टैम्प में गड़बड़ाहट थी और ईयर में गड़बड़ी थी, क्या ये अगर फॉर्ज किए गए हैं तो फिर तो ये बहुत सीरियस मिस्टेक, मतलब ये क्राइम है फिर ये तो। बिल्कुल। इसमें मतलब एक्टिविज्म का एक पुट है ना, कि एक्टिविज्म जो है, मैं वही जो एडिटोरियल पैरामीटर्स हैं वो आपने पूरी तरह से नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो फिर आप जो एडवांटेज है उसको किस तरह, कब तक और कहाँ तक उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? हर्षवर्धन जी। अतुल जी, मैं यही कहूँगा कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि नेता नहीं बोलता, दूसरा नेता कुछ गड़बड़ करता है तो सब एक हो जाते हैं। अरविंद जी की भाषा में कहें तो सब मिले हुए हैं जी। लेकिन ये चिंता पत्रकारों के मामले में ज्यादा बड़ी दिखती है। एक सीरियल ऑफेंडर का बचाव हम करते हुए अभी इस चर्चा में देख रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूं, जब सीरियल ऑफेंडर कह रहा हूं सिद्धार्थ वरदराजन को, तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जय शाह की स्टोरी को क्या कहा अदालत ने? कहा ये येलो जर्नलिज्म। और चूंकि मैं कमोडिटी मार्केट भी जानता हूं, इकोनॉमी भी जानता हूं, वो स्टोरी पूरी तरह से, जो अभी आनंद भी कह रहे हैं कि उस पे एडिटोरियल कमेंट भारी था, रिपोर्ट कहीं नहीं थी। वहां क्या हुआ, अभी वो मामला आगे जाएगा तो समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल उस पे टिप्पणी अदालत की येलो जर्नलिज्म थी। फिर क्या होता है, राम मंदिर, उस पर योगी आदित्यनाथ के हवाले से वायर स्टोरी करता है, वरदराजन के खिलाफ एक मामला बनता है, तुरंत सारे पत्रकार टूट पड़ते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों किया जा रहा है, सरकार दबाव बना रही। दबाव बनाती है सारी सरकारें, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं, पत्रकारों पर खूब दबाव बनाती है। लेकिन ये कहना कि राम बचा लेंगे कोरोना वायरस से, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जबकि जो नहीं था
वो स्टोरी चल गई, बाद में कह दिया कि भाई माफी मांग लेते हैं। ये स्टोरी भी बाहर कर दिया। तो माफी मांगना एक होता है इरादतन हत्याकांड, एक होता है गैर इरादतन। तो ये इरादतन झूठ बोलना है। और फैब्रिकेशन तो इस वाली स्टोरी में हमने नहीं पकड़ा, भारतीय मीडिया का तो कोई योगदान ही नहीं है इसमें। ये तो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि मेटा जैसी कंपनी है जिसके ऊपर पहले भी यूएस सेनेट से लेकर दुनिया भर में अलग अलग मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं। उनके बड़े अधिकारियों को कंपनी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, हम अपना ऑडिट करते हैं और हमने अब इसको बदला है। क्योंकि भारत में वो भी विवाद है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में फेसबुक और गूगल को लेकर उस देश की सरकारें ज्यादा सतर्क हुई। यहां भी अब सतर्क हो रही, जो आईटी कमेटी है उसके सामने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि एक ऐसा आरोप जिसको मेटा ने साबित किया, कई टेक्निकल एक्सपर्ट ने साबित किया, और उस पर भी वायर लगातार ये कहता रहा कि ये तो हमें फंसाने की साजिश है। मुझे लगता है कि पत्रकार के तौर पर, और विशेष करके जब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी में पत्रकारों का बड़ा महत्व होना चाहिए, बड़ा योगदान होना चाहिए, हम कोई पक्के वाले प्रिविलेज वाले तो है नहीं तीनों पिलर्स की तरह, ऐसे में जब इस तरह का कोई सीरियल ऑफेंडर हो तो उसका बचाव हमें नहीं करना चाहिए। और ये फैब्रिकेटेड स्टोरी थी। और जो कंफर्मेशन बायस, वो मुझे याद आ गया, वो एटीटी पे है ना, माधवकांत मिश्रा, पंकज त्रिपाठी ने बड़ा अच्छा रोल किया है। वो कहते हैं कंफर्मेशन बायस हो जाता है तो हम उसी के इर्द गिर्द पूरी संरचना तैयार कर लेते हैं। तो ये कंफर्मेशन बायस तो शुरू से ही है वरदराजन के अंदर, तो उसमें नया कुछ तो हमने देखा नहीं। किसी के निजी रिश्ते हो सकते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा भी करते रहे होंगे, लेकिन कम से कम वायर का जो इतिहास है वो यही बताता है। ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट्स हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। अब ये मामला तो हमारे आपके भी हाथ से निकल गया है। अब ये पब्लिक डिबेट न रह गया, न मीडिया डिबेट रह गया, ये तो अब अदालत है। लेकिन बस इसमें मैं एक सिर्फ जोड़ना चाहूंगी अतुल की, मेटा जैसी कंपनियों के साथ में, क्योंकि दे आर नॉट कंपनीज दैट कैन क्लेम अ मोरल हाई ग्राउंड इस स्टोरी में। सही है गलत है जिस तरीके से, ऐसा बिल्कुल मैंने तो पहले ही कहा कि मेटा को भी अभी मेटा ने साफ जवाबदेही नहीं दी है कि ये जो एक्सचेकर बॉक है, जो मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट का कर रही हूँ, कि उसमें आपने क्या पावर्स किन लोगों को दिया है, कौन से ऐसे लोग हैं, इस पर अभी भी जो है कोई पारदर्शिता नहीं है मेटा की तरफ से। तो जो बिग टेक फर्म्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी हैं जिस पर मुझे लगता है कि ज्यादा पारदर्शिता की भयंकर इस वक्त अर्जेंट जरूरत है। ठीक बात। तो ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, और मेरे ख्याल से वायर की जो अब तक की पत्रकारिता रही है, बहुत सारे अच्छे काम भी रहे हैं, लेकिन चूँकि बहुत पोलराइज एक तरह का माहौल भी है, और जो वायर की पत्रकारिता रही है उसमें भी एक तरह का एक वो, चाहे उसको कंफर्मेशन बायस कहिए या पर्सनल बायसेस कहिए, उसमें एक वैचारिक भी झुकाव रहा है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी उसको लेकर बहुत बटा हुआ और बहुत ही दो खानों में ब्लैक एंड वाइट माहौल है वायर को लेकर। तो जैसा कि मैं वहीं पर बात अटक जाती है जो हर्षवर्धन ने कहा कि अब ये किसी भी डिबेट बहस से बाहर निकल चुका है मसला, क्योंकि जहाँ जो जिस तरह के आरोप है, जिस तरह के एविडेंस है, उसमें अदालतों को ही तय करना में अब तय होगा ये कि क्या असली इसकी सच्चाई है। यहाँ पर हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे, उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया हम पूरा करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हर्षवर्धन आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। मेरा 2 पुस्तकों का रिकमेंडेशन है, और एक मैं पढ़ चुका हूं, दूसरा मैंने अपना अभी पढ़ना शुरू किया है। पहली पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये राम बहादुर राय जी की लिखी हुई है और बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो एक तो मैं कहूंगा कि जिसको संभव हो, जो थोड़ा सा सुधी पाठक है, वो संविधान सभा की बहस पढ़ें, क्योंकि कई चीजें हैं जो आज के संदर्भ में नहीं समझ में आती हैं और आज के सारे सवालों का जवाब वहां छिपा हुआ है। तो एक तो वो पढ़ें, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये भारतीय संविधान की अनकही कहानी राम बहादुर राय जी की लिखी हुई जरूर पढ़ें। और दूसरी पुस्तक अभी मैंने शुरू ही की है, इसलिए उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रोफेसर संगीत कुमार रागी की पुस्तक है, आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये भी एक रोचक पुस्तक होगी। अभी मैंने शुरुआत की है, इसलिए बहुत इस पर मैं अंदर नहीं बता सकता कि क्या कुछ है, तो शुरुआत ही की है। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक बात। स्मिता, आपका रिकमेंडेशन? मुझे दिवाली के चक्कर में इस बार कोई किताब पढ़ने का तो वक्त नहीं मिला। 2 आर्टिकल्स मैं चाहूंगी। एक बीबीसी ने जो प्रोफाइल कर रखा है ऋषि सुनक पर, क्योंकि उन पर बात की हम लोगों ने। 2 प्रोफाइल दोनों बहुत अच्छे हैं। द स्टार वॉर्स फैन टर्न्ड पॉलिटिकल फोर्स, आई थिंक इट्स अ गुड, वो अच्छी झांकियां देता है उनकी निजी जिंदगी और चॉइसेस पर भी। दूसरा, चूंकि ऋषि सुनक पर ही एक्चुअली अटलांटिक में एक आर्टिकल है, उस पर वो पढ़ने से काफी गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन इट्स एन ऑल्टरनेटिव टेक ऑन कि
कि हाउ बेसिकली ऋषि सुनक को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इट्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स वेल्थ बेसिकली जो ज़्यादा मैटर करता है मोर देन हिज बैकग्राउंड, एंड द आर्टिकल इज टाइटल्ड ऋषि सुनक साइन ऑफ ब्रिटेन्स न्यू रूलिंग क्लास, इट्स बाय हेलेन लुइस. इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव व्यू. एक आखिरी में कहूँगी कि वायर वर्सेस मेटा के अगर पूरे मसले को समझना है, अदनान भट्ट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो एक एक्सप्लेनर लिखा था 18 अक्टूबर को कि ये मसला है क्या, उसकी निटिग्रिटीज को अच्छे से संजोया था. बाकी अगर आपके दर्शक कोरियन सीरियल्स के फैन हैं तो प्लीज लिटिल विमेन देखें. इट इज ग्रिपिंग, इट इज एब्सोल्युटली ग्रिपिंग एंड टॉक्स अबाउट कि मनी को लेकर किस तरह से क्लासेस चलती हैं. साथ है या नहीं? हाँ, हिंदी सबटाइटल तो होगा ही होगा. हिंदी अंग्रेजी सबटाइटल है, हिंदी का होना चाहिए. हिंदी तो होनी चाहिए, ऑप्शन तो इस पे रहता ही रहता है. यूजुअली वैसे बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे है, ये बताइए. ये नेटफ्लिक्स पर है, लिटिल विमेन, लेकिन बहुत ही थ्रिलिंग और ग्रिपिंग है ये. अच्छा आनंद, आपका रिकमेंडेशन? ऋषि सुनक पे चूँकि बात हुई तो उनसे संबंधित तो नहीं, लेकिन जैसे कि गोपाल कृष्ण गांधी ने एक समाचार पत्र में एक पत्र लिखा जिससे एक जो ऐतिहासिक समानता उन्होंने, समानता नहीं संयोग जाहिर की कि जिस दिन ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किया गया 1892, उसी दिन 130 वर्ष पहले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बने हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होने. तो ये एक बहुत अजीब तरह का संयोग था. वो दादा भाई नौरोजी 1892 में पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे. तो दादा भाई नौरोजी जानते हैं हम लोग, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और कांग्रेस से पहले से यूके में भारतीय स्वाधीनता तो नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जो कंसर्न्स हैं, इंडियन कंसर्न्स को लेके बहुत सक्रिय थे. शुरुआती जो हमारी चिंताएं थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह की स्थापना की. और एक समानता, बाकी इन दोनों में कोई समानता नहीं है, और थी कि वो ऋषि सुनक की तरह आर्थिक मामलों के जानकार थे. और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी किताब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है भारत से जो हो रहा है, उस पर लिखा था. खैर, तो उनसे जुड़ी ज़्यादा बायोग्राफीज़ नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बायोग्राफी 2 वर्ष पूर्व ही दिनायर पटेल ने लिखी थी, जो कि साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में इतिहासकार हैं. मतलब इतिहास पढ़ाते हैं. उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया. एक बहुत ही सिंपल टाइटल है उसका, दादा भाई नौरोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो बहुत अच्छे से शोध है और अच्छे से लिखा हुआ वो उनकी जीवनी है. तो यही किताब मेरा रिकमेंडेशन. ठीक बात. मैं जैसा स्मिता ने कहा कि दिवाली के माहौल में इधर उधर सब लोग टाइम पास करते रहे, छुट्टियां मनाते रहे, तो मैं भी कुछ बहुत ख़ास नहीं पढ़ा देख पाया, लेकिन एक इंटरव्यू मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ. बेसिकली एक विसल ब्लोअर हैं, और जो स्मिता आप कह रही थी कि ये मेटा को इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो छूट नहीं दी जा सकती कि मेटा का काम का साफ है, और वो स्पष्टता अभी भी नहीं है कि जो इन्होंने दे रखा है कि नहीं एक्सचेकर का जो रोल है. सोफ़ी झांग हैं जो कि काफ़ी सीनियर पोजीशन पर फेसबुक में रह चुकी हैं मेटा में, और विसल ब्लोअर हैं. उनका अभी हाल ही में हमारा मीडिया रंबल जो इवेंट था संपन्न हुआ, उससे रिलेटेड एक इंटरव्यू है उनका. वो आई भी थी यहाँ पर भारत में, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया मीडिया रंबल में. तो चित्रांशु ने उनका, हमारे जो कलीग हैं, उनका इंटरव्यू किया है. और सोफ़ी झांग का इंटरव्यू चित्रांशु ने इससे पहले भी किया है, तो 2 इंटरव्यू न्यूज़ लॉन्ड्री पर उनके अवेलेबल हैं. आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कामकाज है, किस तरह का रवैया रहा है इसका, मेटा का और फेसबुक का. तो ये है मेरा रिकमेंडेशन. इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे. हमसे जुड़ने के लिए हर्षवर्धन जी, स्मिता, आनंद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं. खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें. न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें.